पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट, ऐसी कई विधाएं इस एजुकेशन में आपकी पढ़ाई जा रही है। और 13,000 स्टूडेंट जो केजी से लेकर के पीएचडी तक इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, आपके इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। कई अवार्ड आपको मिले हुए हैं। मैं कितने अवार्डों की नाम करूं? भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड, सूर्य दत्ता नेशनल अवार्ड, महाराष्ट्र स्टेट वनश्री पुरस्कार, और ऐसे कई 50 ऐसे आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स की लिस्ट मेरे सामने है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज के एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश में अपनी अपनी अपने बिजनेस के क्षेत्र में, अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में लगे हुए हैं। और पिछले दिनों जब आपका जन्मदिन था, उस दिन आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी का पधारना हुआ। गुरुदेव वहां विराजे, आपने सेवा की और आपको यह गुरुदेव का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। मैं आज इस अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम परिवार एवं पूरे समाज को आप अपने विचारों से लाभान्वित करवाएं और हमसे रूबरू हो। इन्हीं आशाओं के साथ ओम अरहम। श्रील जी, संजय जी गुणावत। जय जिनेन्द्र, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सभी सतिया जी संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इस वेबिनार के माध्यम से आज जो मेरा जो स्पीच आपने कहा मुझे करने के लिए, इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस जो मुश्किल की घड़ी है आज अपने देश के ऊपर, अपने पूरे दुनिया के ऊपर, इस कोरोना की वजह से, तो उसके लिए मैं सबसे यही कहूँगा कि उसे डट कर हमने सामना करना चाहिए, लॉकडाउन के नियमों को संभालना चाहिए। और जैसे कि कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, और मास्क का भी यूज़ करना चाहिए हमें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना चाहिए। और आगे जब तक वैक्सीन नहीं मिलता है तब तक हमें ये सब प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। हमें हमारा जो परसेप्शन है लाइफ का वो पूरा चेंज हो जाएगा जब तक वैक्सीन नहीं मिलती है या कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं मिलता है इस बीमारी के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे विनती करूंगा कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके बाद भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम अगर रखते हैं, हम मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, तो ही हम आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। और जैसे कि हम पहले भी करते आया है फाउंडेशन, हमारा संजय गौड़ावत फाउंडेशन, वैसे आज भी इस मुश्किल घड़ी में भी करीब करीब हमने हमारे फाउंडेशन के थ्रू 2 लाख पैकेट्स, खाने के भोजन के पैकेट्स हमने वितरित किए हैं हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, बेलगाम, हुबली और अहमदाबाद में भी। तो ऐसे करीब करीब पहले भी ऐसे जो नोबल कॉज है, कोई भी मुश्किल घड़ी रहने दो, संजय गौड़ावत ग्रुप और संजय गौड़ावत फाउंडेशन हमेशा डट के मुकाबला उसका करता है। और ऐसे ही इस टाइम भी हमारे जो वॉलंटियर्स है उन्होंने अच्छी तरह से काम किया है और अपने जीवन को जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया है। और आज भी जाके हर जगह डिलीवरी देते हैं पैकेट का, खुद पैकेट की डिलीवरी हम देते हैं। तो ऐसे ही मैं सबको आह्वान करूंगा कि अपनी तरह से जो भी होता है, हमारे हैसियत के हिसाब से जो भी होता है, फाइनेंशियल होने दो या कोई भी चीज़ होने दो, कपड़े होने दो, हमारे जो गरीब लोग हैं जिनका हाथ पे पेट है या जो अटके हुए हैं, जो लॉकडाउन की वजह से जो अलग अलग स्टेट के जो एम्प्लॉयज अटके हुए हैं, उनको हम हेल्प करना हमारी तरफ से जो भी हो सके वो करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे संजय घोड़ावत ग्रुप के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बचपन से जो मेरी स्टोरी है वो पहले मैं बताऊँगा कि जब मैं छोटा था तब से काफ़ी शरारती था, नोटी था और काफ़ी एम्बिशियस था। और बचपन में जो जैसे हेलीकॉप्टर है या प्लेन है, ऐसे खिलौने से मैं खेलता था। और जब भी कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती थी तो पिताजी के गाड़ी की कांच भी फोड़ता था, इतना मैं शरारती था और एम्बिशन बहुत बड़े थे। उस टाइम जब मैं बचपन में जब हेलीकॉप्टर और प्लेन से खेलता था
तब मुझे मेरी एम्बिशन थी कि अपने खुद के भी प्लेन चाहिए, खुद के हेलीकॉप्टर चाहिए और खुद को फ्लाइंग भी करना आना चाहिए। तो ये एम्बिशन और ये गोल के साथ मैं आगे बढ़ता गया और 4 साल का था तब हम आचार्य के दर्शन करने दिल्ली गए थे तुलसी जी के। तब वहाँ पे एक बोर्ड था इंडियन एयरलाइंस का। तब मैंने पिताजी को मैं पीछे पड़ के कहा कि मुझे प्लेन में बैठना है। तो उस टाइम हम प्लेन से उन्होंने मना किया क्योंकि उस टाइम अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे हम प्लेन का सफ़र। तो उस टाइम पिताजी ने कहा कि अगले टाइम करेंगे। नहीं, मैं वहीं पे सो गया, उस होटल में ही नीचे लेट गया और कहा कि मुझे आज ही बैठना है। तो उसी दिन टिकट निकाल के हम श्रीनगर गए और 4 साल की उम्र में ये पहले जो सफ़र किया प्लेन का, उसी समय लगा कि अपना खुद का भी प्लेन चाहिए और खुद को फ्लाइंग भी करना आना चाहिए। तो ऐसे एम्बिशन लेके अगर हम चलते हैं, तो बड़े जो गोल्स रखते हैं हम, तो ही आगे हम सफल बन सकते हैं अपने लाइफ में, ऐसी मेरी मानता है। क्योंकि अगर हमारे गोल छोटे रहेंगे तो हमारी सोच भी छोटी रहेगी। अगर गोल बड़े रहेंगे तो सोच भी बड़ी रहेगी और वो गोल पाने के लिए मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो? सर आवाज आ रही है। Perfect. सबको Perfectly, आवाज़ आ sir. रही है? Perfectly. हेलो? हाँ, आ रही Sir, है all सर। has everybody has been muted, sir, ताकि disturbance नहीं हो बैकग्राउंड में। हाँ, आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर है, सर। हाँ, हाँ। तो गोल अगर बड़े रहेंगे तो लोग भी हंसेंगे अपने ऊपर। अगर लोग हंसते हैं तो ही अपने गोल बराबर है। तो इसलिए गोल अगर बड़े रखेंगे हम और वो गोल पाने के लिए अगर हम प्लान ए बी सी अगर बनाते हैं, एक प्लान अगर फेल होता है तो दूसरा प्लान को इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरे प्लान को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे प्लान चेंज करते रहना चाहिए, ना कि गोल। कभी भी गोल जिंदगी का जो है अपने, वो चेंज नहीं करना चाहिए। और इसी धारणा के अनुसार मैं आगे बढ़ता गया। फिर जब स्कूल में भी था तब मैं बैक बेंचर था, लेकिन पढ़ाई में काफ़ी नंबर अव्वल आता था, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। लेकिन बैक बेंचर था तो मेरी ये मानता है कि बैक बेंचर्स नो हाउ टू फेस द प्रॉब्लम एंड फ्रंट बेंचर्स नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर्स का फर्क है। तो हमेशा जो भी चैलेंजेस आए जिंदगी में, मेरे चैलेंजेस जो आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ईच चैलेंज ऑफ लाइफ makes you or breaks you. Each test of your life makes you bitter or better. It's up to us to become victim or victor. तो इस तरह से हमेशा चैलेंज को स्टेपिंग स्टोन समझते गए हम, फेल्यूर्स को स्टेपिंग स्टोन समझते गए और आगे बढ़ते गए अपने लाइफ में। तो जैसे जैसे इंजीनियरिंग किया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने, और उसके बाद जैसे हमारा बिजनेस था पहले टोबैको और टेक्सटाइल का, तो मैं कुछ तो अलग करना चाहता था। तो अलग करने के हिसाब से मैंने एक एल्यूमिनियम का फैक्ट्री भी शुरू किया था स्टार्ट में, छोटे पैमाने पे। तो उसमें भी फेल्योर आया। तो जब बहुत ही कम कैपिटल था और उसमें भी फेल्योर आया, तो लोग कहने लगे कि जो पिताजी ने कमाया है आज तक, ये सब गंवा देगा। तो इस तरह से उस टाइम मुझे पैसे की वैल्यू समझ में आई कि जेब में अगर लक्ष्मीकांत जी है तो ही जिंदगी प्यारेलाल है। तो इस तरह से आगे समझते गया मैं लाइफ को। और 2-3 लाख रुपए थे मेरे पास सिर्फ 92 में, कैपिटल उतना ही बचा था, और 2-3 लाख और मेरा ड्राइवर। तो इस दोनों हम जाते थे, छोटे छोटे कंज्यूमर आइटम बनाते थे, माउथ फ्रेशनर बनाते थे, और ऐसे घर में ही प्रोडक्ट बना के हम खुद मैंने टेम्पो चलाया करीब करीब 3-4 लाख किलोमीटर। मोटरसाइकिल पे जाते थे, टेम्पो में से जाते थे, टेम्पो में भी सोया हूँ बहुत बार। तो ऐसे मेहनत कर करके और हर छोटे छोटे गांव में जाके, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ऐसे छोटे छोटे सब गांव में जाके खुद मार्केटिंग करके जो अपना एक मार्केट सेट किया, कि स्टार ब्रांड जो सेट किया, उसकी वजह से लोगों ने हमें फिर फीडबैक देना शुरू किया कि आप ये प्रोडक्ट निकालो, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट निकालो। ऐसे करते करते आज मुझे फक्र है कि 92 में 2 लोगों से शुरू की हुई ग्रुप, ये 2 लोगों का ग्रुप था, सिर्फ मैं और मेरा ड्राइवर, 2 लोगों से शुरू किया हुआ ग्रुप आज इसमें 10,000 लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय 10,000 है, और 15,000 स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी में और स्कूल में। तो आज ये फक्र की बात है कि तेरापंथी समाज में ये संजय घोड़ावत ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है वर्ल्ड में
टाटा के बाद, कि जो नमक भी बनाता है और एविएशन में भी है। तो ऐसे ये बढ़ते गया और फेल्योर्स भी आते गए हमें, लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। हर फेल्योर को स्टेपिंग स्टोन समझ के उसके ऊपर चढ़ के हम आगे बढ़ते गए, और जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए एक टीम अच्छी बनती गई हमारी। और जो टीम है आज, जैसे कि मेरी वाइफ भी है नीता, और बच्चे हैं शनिक, श्रेया, सलोनी, तो ये सभी का भी सहयोग अच्छा मिला, और सभी ने अच्छा सहयोग करके टीम अच्छी बनाई। और आज जो टीम है प्रोफेशनल टीम है, और अच्छी तरह से डे नाइट वो काम करते हैं। हर टीम का मेंबर कभी भी ओनरशिप एटीट्यूड से काम करते हैं। कभी उन्होंने टाइम नहीं देखा है कि कितने बजे है, हम 5 बजे जाएंगे घर, ऐसा नहीं है। रात को 10 भी बजते हैं तो भी काम करते हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनल जो एक ओनरशिप एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड से सभी मेंबर्स हमारे काम करते हैं। और ऐसे करते करते आज ये ग्रुप बहुत ही अलग अलग फील्ड में, जो डाइवर्सिफिकेशन, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं हमेशा कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, उसी तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन करते गए। काफी डिफिकल्टीज भी आती गई, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हम उसमें से बाहर निकले। और आज भी जो कोरोना की वजह से जो संकट आया हुआ है हमारे ऊपर, उसमें भी ये ग्रुप बाहर निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड है, सॉल्ट भी बनाते हैं, एविएशन भी है, एजुकेशन भी है, टेक्सटाइल भी है, केमिकल है, और फ्लोरिकल्चर है। ऐसे अलग अलग एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर है, और मेंटेन भी करते हैं हम विंड टर्बाइंस और जो जनरेटर्स है। तो ऐसे अलग अलग जो सेक्टर्स है, इसकी वजह से काफ़ी हमें उससे फ़ायदा हुआ है, और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उससे एक अगर फील्ड में रिसेशन है, तो दूसरा फील्ड उसे बराबर बाहर निकाल लेता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। उसके लिए उसके 27-28 साल की मेहनत है उसके पीछे। और ये जो सक्सेस मिला है, जो हमारे बचपन में मेरे ब्लड में जो एक गाड़ियों का शौक है हमारे पूरे खानदान में, दादाजी से लेके आज मेरे पोते पोतिया पोते सबको गाड़ियों का शौक है। तो उस गाड़ी के ऊपर से मैंने एक सक्सेस की एक डेफिनेशन बनाई हुई है कि व्हीकल ऑफ सक्सेस रन्स ऑन 4 व्हील्स ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, dedication and determination, with the stepney of humbleness and cleanliness, and accelerator of decision power, brake of self-control, and clutch of discipline, steering of vision and action, engine of teamwork, coolant of inner peace, and good suspension to absorb the shocks of the life. And if you want to win the race of your life, you have to change the gear at right time with your imagination power. And if you want to open this vehicle, you have to have a key of humanity, and you should put the board of L, that means learner, throughout your life, because everybody is learner throughout his or her life. तो ये सब जो बातें हैं, और आपको अगर दूर तक जाना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपके साथ कंपनी भी अच्छी चाहिए, और फ्यूल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं उसे, वो भी चाहिए। फ्यूल भी हमेशा चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो ये सब जो बातें हैं, ये अगर इंग्रेडिएंट हमारे पास है तो ही सक्सेस मिलता है। सक्सेस एक दिन में कभी नहीं मिलता है। सक्सेस कभी लॉटरी या शेयर्स खरीदने से, बेचने से, या कोई भी ऐसे कमोडिटी लेने से, बेचने से नहीं मिलता है। उसके लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, और हार्ड वर्क करना है तो फिटनेस बहुत जरूरी है। आज भी मैं करीब करीब 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ, सन बाथ लेता हूँ, योगा करता हूँ, और जितना भी प्राणायाम करता हूँ, जो भी है अपने फिट रखने के लिए 1.5 से 2 घंटा अपने बॉडी को देता हूँ। इसकी वजह से मैं आज करीब करीब 17 घंटे काम कर सकता हूँ एट द एज ऑफ 55। और इस एज में मैं एट द एज ऑफ 53 मैं पायलट भी बना, और दोनों भी मैं फ्लाई कर सकता हूँ, हेलीकॉप्टर भी और प्लेन भी। तो ये सब जो बातें हैं वो हार्ड वर्क की वजह से होता है, और हार्ड वर्क के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर हम फिट रहते हैं तो हमें कपड़े कभी फिट नहीं होते हमारे। तो इसलिए फिटनेस का जो महत्व है, जो भगवान ने फ्री चीजें दी हुई है, सनलाइट दिया हुआ है, हवा दी हुई है, और ये जो बातें दी हुई है, उनका हम यूज प्रॉपरली नहीं करते हैं। तो वो प्रॉपरली करना चाहिए, तो ये हम फिट रहते हैं। फिट रहते हैं तो हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क ऐसे जो आजकल बहुत ही एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत विश्वास रखते हैं लोग,
करीब करीब 60 लाख एस्ट्रोलॉजर इंडिया में है और कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। तो इससे भी कुछ नहीं होता है। मुझे एक पंडित ने कहा था कि आपके कुंडली में पैसा बहुत है, तो मैंने कहा वो मुझे भी मालूम है, लेकिन बैंक में कैसा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। तो मैं बोला हम तो वही कर रहे हैं। तो मेहनत करना जरूरी बहुत है, क्योंकि दरवाजे पे घोड़े की नाल लगा के कुछ नहीं होता है। एक सुपरस्टिशन है इंडिया में कि दरवाजे पे घोड़े की नाल लगा दो, तो उससे भी कुछ नहीं होता है। घोड़े की नाल अगर हम पाँव में लगा के घोड़े जैसे दौड़ते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलता है। इसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, उसके साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। सिर्फ हार्ड वर्क तो कुली भी करता है दिन में, लेकिन 100 रुपए के ऊपर नहीं मिला सकता है। तो सिर्फ हार्ड वर्क भी नहीं चलेगा, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि एक छोटे से गांव के पास, समुद्र के पास एक छोटी शिप बंद पड़ती है, तो उसका इंजन बंद होता है। बहुत से अच्छे इंजीनियर आके भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होती है शुरू। तो वहां के एक छोटे से गांव में से एक मैकेनिक को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि ये इंजन शुरू हो सकता है क्या तेरे से। तो वो 10-15 मिनट ट्राई करके एक जगह हथौड़ा मारता है और वो शिप शुरू हो जाती है। तो उसको पूछते हैं कि बिल कितना हुआ, तो वो कहता है कि 1,01,000 रुपया। तो बोलते हैं कि हथौड़ा मारने का 1,01,000 रुपया कौन देगा तुझे। तो वो बोलता है हथौड़ा मारने का 1,01,000 नहीं है, हथौड़ा मारने का 1,000 है, लेकिन कहाँ पे मारना है उसके लिए 1,00,000 रुपए का बिल है। तो ये स्मार्ट वर्क है। तो ऐसे अगर हम स्मार्ट वर्क करते जाते हैं कि बाजार में क्या बिक रहा है, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, उससे भी ज्यादा बाजार में क्या चाहिए, बाजार में किस चीज की डिमांड है, वो अगर हम सोचते हैं तो उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। क्योंकि अपने प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा वैल्यू जानना चाहिए हमने। और अगर वैल्यू हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, तो ही आप बाजार में टिक सकते हैं, अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है हार्ड वर्क के साथ। उसके बाद आता है टीम वर्क। टीम वर्क अगर अच्छा नहीं है आपका, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके साथ जो कलीग्स है आपके आपके टीम में, उनको अगर हम साथ में लेके चलते हैं, टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो अगर हम साथ में चलते हैं तो ही हमें सक्सेस मिलता है। टीम डिवाइड्स द टास्क एंड मल्टीप्लाइज द सक्सेस कहते हैं। तो इसी तरह से टीम अगर हम साथ में लेके चलते हैं, बॉस बनने के बजाय लीडर बनते हैं हम, उनको साथ में लेके, उनको अगर हम क्रेडिट देते हैं कोई भी चीज का, कि सक्सेस अगर मिलता है तो क्रेडिट उन्हें देना चाहिए, और अगर फेल्यूर मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी हमने लीडर ने लेनी चाहिए। इस तरह से अगर हम उन्हें मोटिवेट करते गए अच्छे से टीम को, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए टीम का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कहा कि इंजन ऑफ टीम वर्क, इंजन में इतने पार्ट्स होते हैं, कितने पिस्टन है, रिंग है, सब इतने पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स है। तो एक साथ जब उनका टाइमिंग मिलता है, तभी इंजन अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए टीम का मतलब, टीम का बहुत ही अच्छा महत्व है। और मैं जब कैलिफोर्निया गया था पायलट कोर्स करने के लिए, तो वहां पे भी मैंने देखा कि एक रेडवुड फॉरेस्ट है, जहाँ पे 100 फीट बड़े पेड़ है और करीब करीब 300-400 साल से खड़े हैं वहां पे। 100-125 फीट हाइट है उनकी। और वहां पे मैंने गाइड को पूछा कि ये इतने पेड़ 300 साल से कैसे खड़े हैं। तो उसने कहा कि इसका स्ट्राटा भी बहुत हार्ड है। यहाँ पे जो नीचे रूट्स जाते हैं, उसका स्ट्राटा जो है 3-4 फीट का ही है। 4 फीट में ये 100 फीट के पेड़ खड़े हैं 400 साल से, 300 साल से। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि, गाइड ने कहा कि ये जो उसके रूट्स है वो हॉरिजॉन्टली फैले हुए हैं और एक दूसरे को पकड़ के है। तो ऐसे ही हम अगर एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं, कोई भी रूट्स रहने दो, हमारे खानदान के रहने दो, हमारे टीम के रहने दो, अगर रूट्स हमारे मजबूत है और हमारे एक दूसरे को हम पकड़ के चलते हैं, तो ही हमें सक्सेस मिलता है और टीम अच्छे से काम कर सकती है। तो इस तरह से हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, टीम वर्क है। इसके बाद है डिसिप्लिन। अगर हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जब हम कोई भी चीज करते हैं, हमारा ड्रेस है, हमारे शूज है, हमारा बेल्ट है, घड़ी है, कोई भी हमारे डिसिप्लिन अगर नहीं है, हमारा हेयर स्टाइल है, तो अगर पर्सनालिटी हम काला है या गोरा है ये अलग बात है, ये तो भगवान की देन है। लेकिन जब हम डिसिप्लिन से रहते हैं तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी बनती है। कोई भी चीज में अगर हम कैजुअल अप्रोच अगर रखेंगे तो कुछ नहीं होता है। कैजुअल अप्रोच रखने से क्या हुआ है, टाइटैनिक जैसे टाइटैनिक शिप भी डूब गई, जिसका कैजुअल अप्रोच लिया गया था बहुत। जब वो बनी थी तभी उसमें
जो लाइफ सेविंग बोट्स थे छोटे, वो भी कम रखी गई थी कि उनको जो मैन्युफैक्चरर था उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये कभी डूब ही नहीं सकती है। तो उन्होंने कैजुअल अप्रोच लिया। उनको जब उनकी सफर शुरुआत हुई थी टाइटैनिक की, तब उन्हें कहा गया था कि आइसबर्ग आ सकता है आपके वे में, तो उससे भी कैजुअली लिया गया और वो एक छोटे से आइसबर्ग को टकरा के पूरी शिप डूब गई। तो ये हमारे एग्जाम्पल हमारे सामने है कि कैजुअल अप्रोच से क्या हो सकता है। तो जिंदगी में कभी भी कैजुअल अप्रोच नहीं चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। डिसिप्लिन जो है वो अपना ड्रीम और जो अपना गोल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन लाइफ अगर रहेगी हमारी, सुबह उठना बराबर, सुबह एक्सरसाइज करना, दिन की जो चर्या है हमारी, वो अगर हम डिसिप्लिन जीते हैं तो कोई भी संकट आने दो उसमें आप पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा और उसे कैसे भी आप ओवरकम कर जाएंगे। तो इसलिए डिसिप्लिन का उतना ही महत्व है जितना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और टीम वर्क का है। इस तरह से आगे है हम्बलनेस, स्टेपनी ऑफ हम्बलनेस कहा था मैंने। तो हम्बलनेस अगर हमारे पास नहीं है, अगर पैसा नहीं है तब हम हम्बल है और पैसा आने के बाद हवा में जाते हैं तो कुछ फायदा नहीं है उस आदमी का। या एजुकेटेड होने के बाद बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है तो भी कुछ फायदा नहीं है वो एजुकेशन का। इसलिए पैसा अगर आता है, एजुकेटेड हम अगर होते हैं, तो उसके बाद भी अगर हमारा एटीट्यूड अगर ग्रेटिट्यूड का रहेगा तो ही हम जमीन पे रह सकते हैं, ग्राउंडेड रह सकते हैं। अगर मैं आज पायलट हूँ इसलिए मैं अगर हवा में रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा रह सकता हूँ, 3 घंटा रह सकता हूँ, फिर भी मुझे वापस जमीन पे ही आना पड़ेगा। इसलिए जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो हम्बल है, जो बड़ों का रिस्पेक्ट करता है, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करता है, वही आगे जा सकता है। अपने माँ बाप का जो रिस्पेक्ट करता है वही आगे जा सकता है। उसे मैं जो एसेट समझता हूँ हम्बलनेस को। और जो माँ बाप का रिस्पेक्ट करता है, गुरु का रिस्पेक्ट करता है, एटीट्यूड जो है ग्रेटिट्यूड का है, गुरु का रिस्पेक्ट करके वही आगे जा सकता है, वही सच्चा एजुकेशन है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए हम्बल रहना बहुत जरूरी है और डोनेट करता रहना चाहिए जो भी है हमारे पास। कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं क्या डोनेट करूं। डोनेट आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास कोई किताब है, आपके पास कोई कपड़े हैं आपके पुराने, वो भी डोनेट कर सकते हैं। आपका टाइम जो है, जो मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द वर्ल्ड, तो वो भी आप डोनेट कर सकते हैं किसी के लिए। 10-15 मिनट भी आप देते हैं, आपको आप अगर उसे अच्छी आइडिया देते हो। अगर मेरे पास 2 आइडिया है और दूसरे के पास 2 आइडिया है, तो मैं अगर आइडिया एक्सचेंज करूंगा तो 4 उसके पास हो जाएगी, मेरे पास 4 हो जाएगी। अगर मेरे पास 10 का नोट है, उसके पास 10 का नोट है, मैं एक्सचेंज अगर करूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, दोनों के पास तो वापिस 10 रुपए ही रहेंगे। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जो टाइम आप देते हैं दूसरे के लिए, उससे आइडियाज बहुत एक्सचेंज होते हैं। इसलिए कुछ भी आपके पास है उसे डोनेट करते रहना चाहिए। अगर आदमी को डोनेट करने की उसकी अगर क्षमता है या उसका मन है डोनेट करने का, तो कभी भी किसी को फंसाएगा नहीं आदमी अपने लाइफ में, क्योंकि उसका वो जो स्ट्रक्चर है अंदर जो ऐसे ही बनेगा पूरा कि वो कभी किसी को नहीं फंसाएगा। इसलिए हमेशा हम्बल रहना चाहिए और डोनेट करते रहना चाहिए। उसके बाद है कंपनी। कंपनी अगर हमारी अच्छी है तो हम दूर तक जा सकते हैं, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कंपनी मेक्स द डिफरेंस कहते हैं हमेशा। अगर पानी सेम है, अगर वही करेले के पौधे को जाएगा तो कड़वा बनेगा, गन्ने के पौधे को जाएगा तो मीठा बनेगा। पानी सेम है लेकिन पौधा अलग अलग है। तो कंपनी, वो किस कंपनी में जाता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं जैसे 5 सेंसेस है अपने लाइफ में, हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जो हमारे 5 सेंसेस है, तो वो 5 सेंसेस छोड़ के और मैं 2 सेंसेस ऐसे समझता हूँ जो कि कॉमन सेंस और नॉन सेंस, ऐसे 7 सेंसेस मैं समझता हूँ। जो कॉमन सेंस यूज करता है कोई भी आदमी, वो अपने लाइफ में आगे जाता है, पॉजिटिव रहता है। और जो नॉनसेंस लोगों के कंपनी में रहता है वो हमेशा नेगेटिव सोचता है और हमेशा फेल होता है अपने लाइफ में। और उसका जो जो भी उसका परिणाम है वो दूसरों पे हमेशा थोपता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसे हुआ, मेरे पिताजी ने पैसा नहीं दिया। हमेशा एक्सक्यूज कहते रहता है कि मेरा टाइम ही अच्छा नहीं है, मेरी कुंडली अच्छी नहीं है, मेरा वक्त अच्छा नहीं है, मुझे सबने धोखा दिया है। ऐसे ही हमेशा वो
सबको एक्सक्यूज देता रहेगा, हमेशा दूसरे को ही फॉल्टी समझता है, तो ये अगर हम कंपनी अच्छी रखते हैं, हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, नॉनसेंस लोगों के कंपनी में नहीं रहते हैं, तो हम दूर तक जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो हमेशा कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में जो एक कॉमन आदमी है, उसके दिमाग में दिन में 70 से 80 हजार थॉट्स आते हैं, और उसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव रहते हैं। और ये जो निगेटिविटी है, उसे पॉजिटिविटी में कैसे ट्रांसफर करना है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हर नेगेटिव सिचुएशन में कैसे मैं बाहर निकलूंगा, ये अगर जो सोचता है वही आगे जाता है, वही हमेशा सक्सेसफुल होता है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्यूल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा था मैंने कि ये अगर हमारे पास है तो हम दुनिया की कोई भी चीज में, किसी भी डिफिकल्टी में से बाहर निकल सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि तेंदुलकर को 1999 में हॉग ने आउट किया था पहली बॉल पे, और उसे जब लंच था तब हॉग ने कहा कि इस बॉल पे साइन कीजिए कि मैंने पहली बॉल पे तुमको आउट किया हुआ है, और ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तब तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा था कि दिस डे विल नॉट कम अगेन इन योर लाइफ। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि तू मुझे वापस आउट नहीं कर सकता है मेरे लाइफ में कभी पहली बॉल पे। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जैसे कि आप बहुत लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे जब उतरा था तब वो कैप्टन नहीं था उस शिप का, तो कैप्टन था एल्ड्रिन। तो एल्ड्रिन को उस टाइम जब उतरना था पहले, तब उसके मन में डाउट आया कि ये मैं अगर उतरूंगा चांद पे तो मैं डूब जाऊंगा या जल जाऊंगा, ऐसे कुछ। तो उसके मन में एक किंतु परंतु आ गया। लेकिन उसी टाइम ये जो वाइस कैप्टन था आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, तो उसने पहल की और वो उतर गया, और उसका नाम दुनिया में हो गया कि नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंड ऑन द मून। तो ये इसी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस है। नील आर्मस्ट्रांग है, या ऐसे ही सर एडमंड हिलरी है जो एवरेस्ट पार कर चुके थे, और उन्होंने एवरेस्ट जब जीता तो वो उसके पहले 10 से 15 बार फेल हो चुके थे, ये किसी को भी मालूम नहीं है। और जब आखिरी बार जब फेल हुए 14वीं-15वीं बार, तब उन्होंने एवरेस्ट से कहा कि एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो, बट एज ए माउंटेन यू कांट ग्रो। तो मैं फिर से आऊंगा और फिर से जीत के दिखाऊंगा। और आखिरी बार उन्होंने जब 16वीं बार ट्राई किया, तब वो उन्होंने जीता एवरेस्ट को। वो इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये हमारे अगर मन में है, अंदर है, कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में मैं उस पर मात करूंगा, उसे ओवरकम करूंगा और मैं आगे जाऊंगा। तो ये फ्यूल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये जो है, इसके बाद आता है डिसीजन पावर। डिसीजन पावर टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। हमेशा अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि एक बारी दस्तक देती है, लेकिन ये नहीं मानता हूं मैं। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। जैसे कोरोना है या फ्लड आता है, हमारे इधर फ्लड भी आता है हमेशा बहुत, तो उसमें से कैसे अपॉर्चुनिटी निकाल के हमें क्या चाहिए, उस कंडीशन में क्या चाहिए, उस सर्कमस्टेंसेस में लोगों की डिमांड क्या है, उसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील करके उसमें से कैसे प्रोडक्ट बनाया जाए, ये सोचना चाहिए हमेशा। तो डिसीजन पावर, राइट टाइम राइट डिसीजन जो लेता है वो सक्सेसफुल बनता है। उसके बाद है गुड सस्पेंशन। गुड सस्पेंशन का मतलब है कि गाड़ी में अगर सस्पेंशन अच्छा रहेगा तो कितना भी बड़ा गड्ढा आने दो, उसमें से वो गाड़ी बराबर पार होगी। अगर हमारे पास सस्पेंशन अच्छा नहीं है, एडवर्स कंडीशन में काम करने की क्षमता नहीं है हमारी, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फेसबुक पे रहने से कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम कैसे फेस करने का, ये जिसे समझता है वो वही आगे जाता है। क्योंकि जापान में कोई भी इंटरव्यू लेते हैं तो पहले पूछते हैं कि कंपनी लॉस में है तो क्या करेंगे आप, प्रॉफिट में कैसे लाएंगे, वो कभी नहीं पूछते हैं। लेकिन लॉस में कंपनी जो है उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, ये पूछते हैं। इसलिए सस्पेंशन हमारे जो कार का है, जो व्हीकल ऑफ सक्सेस है, उसका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और कभी भी उससे आगे निकलना चाहिए। उसके बाद है लर्निंग। लर्निंग जो प्रोसेस, मैंने एल जो बोर्ड कहा था कि अपने कार में हमेशा एल का बोर्ड लगाना चाहिए। हमेशा एवरीबडी इज लर्नर थ्रू आउट हिज और हर लाइफ।
because what to learn, what to relearn and what to unlearn is the most important factor of the life. कि हमें क्या सीखना चाहिए, क्या भूलना चाहिए, ये अगर हम सीखते हैं, पास्ट की जो बातें हैं, जो गलतियां हुई है हमारे से, वो भूलना चाहिए, क्योंकि वो बाउंस चेक है। पास्ट जो गया वो गया, उसे आप एक पिछला जो सेकंड गया उसे भी चेंज नहीं कर सकते। पास्ट को भूल जाना चाहिए, उसे गलती समझ के छोड़ देना चाहिए और फ्यूचर के बारे में ज्यादा न सोचते हुए, क्योंकि वो फ्यूचर भी है, प्रॉमिसरी नोट है, तो उसके बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो आज प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नाम ही प्रेजेंट रखा है, वो भगवान का गिफ्ट है, उसमें कैसे जीना चाहिए वो हमेशा सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा क्या सीखना है, क्या भूलना है और नया क्या सीखना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर जो कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो उसे कुछ नहीं आता है, क्योंकि गुरु जो हमारे हैं उनको भी, वो भी हमेशा बुक पढ़ते रहते हैं, क्योंकि और नया नया सीखना है उन्हें भी, तो वो भी समझते हैं कि मुझे अभी तक पूरा नहीं आता है। हमारे जो गुरु है, स्कूल में रहने दो या हमारे आचार्य रहने दो, कोई भी गुरु रहने दो, कि पूरा जो नॉलेज है वर्ल्ड में वो किसी को भी नहीं मिला है आज तक, और वो मिलाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए हमेशा, और उसमें से अच्छे कोर्स है, अच्छे जो शिक्षा है हमें जो लेनी चाहिए। इसलिए हमेशा जिंदगी में लर्नर रहना चाहिए। और की ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे मैंने कहा कि ये कार अगर खोलनी है तो ह्यूमैनिटी चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, अपना जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड का चाहिए। जो ऐसे ही अगर हम बहुत ही घमंड में रहेंगे, तो घमंड तो रावण का भी नहीं टिका है कभी। मुझे कार की एक कहानी याद आती है इसमें। ये कार मैन्युफैक्चर कंपनी में बस बनाते, बड़ी वैन बनाते हैं उसमें, और वो उसका जो गेट रहता है बाहर निकालने का फैक्ट्री से, वो थोड़ा छोटा रहता है, 3-4 इंच छोटा रहता है, उसको रूफ टच होता है, तो वो सुपरस्टिशियस रहता है ओनर बहुत। तो वो कहता है, बहुत से इंजीनियर कहते हैं कि ये इसका गेट कट कर देंगे, इसका रूफ कट कर देंगे, ऐसे होता है। तो वो सुपरस्टिशियस होने की वजह से वो कहता है कि गेट कट नहीं किए बगैर बाहर कैसे निकालने का है इस वैन को, वो मुझे दिखाओ। तो एक वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वो आता है, और वो कहता है कि गाड़ी की हवा छोड़ दो, 4 इंच कम हो जाएगी हाइट और ये बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे ही हम, अगर हमारे अंदर जो हवा भरी हुई है घमंड की, वो अगर हम छोड़ते हैं तो हम भी किसी भी गेट से बाहर निकल सकते हैं। अगर घमंड की हवा किसमें घुस गई, किसके कान में अगर हवा चली गई, तो वो कभी भी ऊपर नहीं आता है आदमी। इसलिए ह्यूमैनिटी होना बहुत जरूरी है। घमंड कभी भी टिकता नहीं है, किसी का भी नहीं टिकता है, हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहिए। इसके बाद है विजन। जैसे मैंने पहले कहा कि बचपन में जो मैंने गोल रखा था, जो एम्बिशन थी कि प्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, वो बड़ा बन के मैंने अपनी खुद की एयरलाइन बनाई, खुद की हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की और खुद फ्लाइंग सीखा मैंने। तो ये सब हुआ विजन की वजह से। विजन के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है और पैशन भी जरूरी है। सिर्फ विजन रहता है लोगों के पास, लेकिन एक्शन नहीं रहती है, पैशन नहीं रहता है, तो भी डेवलपमेंट नहीं होती है कभी। तो इसके लिए स्टीयरिंग जो है अपने कार का, उसके साथ विजन और एक्शन और पैशन, ये तीनों बहुत जरूरी है। और ये तीनों अगर हमारे साथ रहेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। उसके बाद है चेंज। गियर जो मैंने बोला, चेंज करना चाहिए हमेशा, कार का राइट टाइम पे चेंज करना चाहिए। तो चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। इट्स अनअवॉइडेबल एंड इनएविटेबल, क्योंकि चेंज जो है वो हमेशा कांस्टेंट थिंग है वर्ल्ड में। दोज हु चेंज आफ्टर चेंज कैन नॉट सर्वाइव, दोज हु चेंज विद चेंज कैन सर्वाइव एनी हाउ बट समहाउ, बट दोज हु कॉज द चेंज कैन चेंज द वर्ल्ड एंड रूल द वर्ल्ड। ये ऐसे कहते हैं कि हमेशा हमें चेंज होते रहना चाहिए। हमारी जो जनरेशन गैप है उसे भी हम कैसे समझ के आगे जाना चाहिए हमें। तो जनरेशन गैप तो हमेशा रहेगा कि हमारे दादाजी के समय पिताजी गाते थे कि मेरा राज दुलारा बड़ा नाम करेगा रोशन। उसके बाद हम गाते थे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और आज के बच्चे कहते हैं कि बापू तू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये जनरेशन गैप हमेशा रहेगा, लेकिन उसे हम अगर कम से कम मिनिमाइज करके अगर हम चलते हैं, चेंज होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी एडप्ट करते हैं हमारे साथ, तो हम आगे जा सकते हैं। तो चेंज होना बहुत जरूरी है समय के साथ,
और जो चेंज होता है वो रूल कर सकता है वर्ल्ड पे। इसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, जो गाड़ी जब सब बराबर टीम वर्क होता है और गाड़ी के सभी जो पार्ट्स है वो सब बराबर काम देते हैं, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका वर्क मिलता है, हमें एफिशिएंसी मिलती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क सिर्फ 1 डिग्री का होता है। 100 डिग्री तक पानी सिर्फ उबलता है लेकिन उसकी स्टीम नहीं बनती है, लेकिन 101 डिग्री पे उसकी स्टीम बनती है और उसमें हम स्टीम का इंजन भी चला सकते हैं, रेलवे इंजन भी। तो ये मतलब है कि 100 डिग्री तक सब एफर्ट्स करते हैं लेकिन 101 डिग्री तक कोई नहीं जाता है। ऑर्डिनरी काम सब करते हैं 100 डिग्री तक, उसके बाद गिव अप कर देते हैं। तो 101 डिग्री तक जो जाता है, जो स्टीम बनाता है और उसकी वो यूज करता है उसको स्टीम को, वही आगे जाता है, उसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कहते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन है, कोई भी ले लो ऐसे बड़े लोग, अब्दुल कलाम साहब है या तेंदुलकर है या शाहरुख खान है, कोई भी जो जितने भी बड़े लोग हुए हैं, ये सबको पहले रिजेक्ट किया हुआ था किसी न किसी कारण से, जिसकी आवाज नहीं अच्छी नहीं है। अब्दुल कलाम साहब के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने गहने बेच के, घर के गहने बेच के पढ़ाई की। तो ये जब एक्सक्यूज इन्होंने कभी नहीं कहा, अमिताभ बच्चन को आवाज की वजह से रिजेक्ट किया था। तो ऐसे जो जो बड़े लोग हैं, विल्मा रुडोल्फ है, जो ओलंपिक में, जो बचपन में उसे पोलियो हुआ था दोनों पांव को, और डॉक्टर ने कहा था कि ये चल भी नहीं सकती है कभी, लेकिन उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलाया रनिंग में। तो ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनका हमेशा एग्जाम्पल सामने रखना चाहिए। धीरू भाई अंबानी है, जिन्होंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा हुआ है दुबई में। तो ये जो लोग हैं, इनका अगर हम एग्जाम्पल सामने रखते हैं तो इन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं कहा अपने लाइफ में, आगे बढ़ते गए, उसमें हर जो डिफिकल्टी आई उसमें ओवरकम होते गए और आगे बढ़ते गए। तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम करता है एक 100 डिग्री के आगे जाके, वही टिक पाता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो इसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहिए। और ये सब जो बातें हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है, ये सब उससे मैंने लिखी हुई है। और मेरा बुक भी है, ऑटोबायोग्राफी भी बना रहे हैं, तो उसमें भी ये सब ये आएगी बातें। तो ये जो बातें हैं, ऐसे करते करते हमें एक्सपीरियंस आते गया इंडस्ट्री का, फेल्यूर्स भी आते गए, अच्छे एक्सपीरियंस भी आते गए। उसके बाद फिर हमने शुरू किया एजुकेशन 2010 में। 2010 में 60 बच्चों से शुरू किया हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट था पहले, उसमें 60 बच्चे थे। वो 60 बच्चे 6 महीने में वापस आ गए, सभी के सभी मेरे पास। और उन्होंने कहा कि हमने जो आपका नाम देख के हम यहाँ पे आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारी फीस वापस दीजिए हमें। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने पहली बार एजुकेशन फील्ड में एंट्री की है, तो कुछ ना कुछ तो मैं उसमें सॉल्व करूँगा। जैसे हमने टाइप किया था वो हमारा फेल होगा टाइप, उसके वजह से फिर हमने वहाँ पे पूरी जो मैनेजमेंट है वो चेंज कर दी। और मैनेजमेंट चेंज करने के बाद आज मैं फक्र से कह सकता हूँ कि वहाँ पे 15,000 बच्चे आज पढ़ते हैं और स्कूल में एडमिशन के लिए वेटिंग है वहाँ पे। तो ये सब कैसे हुआ? तो ये जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि वहाँ पे जो संस्कार सिखाते हैं कि शिक्षा से पहले संस्कार, बिजनेस से पहले व्यवहार और माँ बाप, भगवान से पहले माँ बाप, ये जो हम उन्हें सिखाते हैं, लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान और बोलने के लिए सत्य, ये जो चीजें हैं ये हम उन्हें सिखाते हैं। तो उनको संस्कार भी मिलते हैं और अच्छी तरह से 360 डिग्री डेवलपमेंट जो कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे कहते हैं। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है किताब में जो लिखा है वो पढ़ो और आगे जाओ, ऐसे नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो हम उन्हें सिखाते हैं कि स्पोर्ट्स में भी आप आगे बढ़ो, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा है उसमें आप फोकस करो। अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो स्पोर्ट्स पे ही आप कंसंट्रेट करो, और आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें साइंस पे ही आप फोकस करो, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उस पर फोकस करो। तो इस तरह से अगर हम पहले से ही उसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देते हैं तो 360 डिग्री डेवलपमेंट होती है बच्चों की, और वो हम वहाँ पे करते हैं। इसलिए आज वहाँ पे 15,000 बच्चे बहुत सेटिस्फाइड बच्चे हैं। और उनका जो ये है पूरी तरह से कैमराडरी जो है इनकी टीचर्स की है या बच्चों की है, जो अच्छी तरह से जो उनका वेवलेंथ मिलती है उनकी, वो बहुत अच्छी है, जो कि बहुत से कॉलेज में नहीं दिखने में आती है। कि
जब टीचर्स जाते हैं तो उनके पीछे उनको गालियां देते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ये वहाँ पे नहीं है अपने कॉलेज में। उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं अच्छी से। और सबको जो पहले माँ बाप के जो पाँव भी नहीं पड़ते थे पेरेंट्स के, वो आज वो हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि हम एसजीयू में जाने के बाद हमारे बच्चे पाँव भी पड़ने लगे। तो ये जो संस्कार है वो हम उन्हें देते हैं। सिर्फ शिक्षा, सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बाकी भी जो है डेवलपमेंट वो होनी चाहिए, और वो हमें वहाँ पे देते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आज संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है या स्कूल है, इसकी वजह से इसका नाम वर्ल्ड वाइड गया हुआ है। और बहुत से जो यूनिवर्सिटी है बाहर की, यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है या सिंगापुर की है, वो हमारे पीछे लगी हुई है कि हमारे साथ टाई अप कीजिए और हमें यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी बनाना है। तो इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट अच्छी है। और उसमें भी हम आर्किटेक्चर है, फार्मेसी है, या अभी ऑनलाइन अभी कंसेप्ट आ रहा है कोरोना की वजह से भी, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ने की वजह से स्कूल आगे चलाना, ये टोटली इट विल बी अ डिफरेंट थिंग इन द फ्यूचर। तो इसके लिए अभी से हमने शुरुआत की है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत बढ़ेगा। इसके लिए हम एसजी लर्निंग ऐप तो वो भी लॉन्च किया है अभी हमने, तो उसके ऊपर घर में बैठ के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वो इसी तरह से जो फ्यूचर है एजुकेशन का, वो भी ऑनलाइन फ्यूचर रहेगा, ऐसे मैं मानता हूँ। जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ते जाएगा कोरोना की वजह से, ऐसे ही बच्चे भी घर में पढ़ सकते हैं आगे बैठ के। तो ये इसका भी फ्यूचर हमने देखा हुआ है और उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं, इसके बाद हमने एयरलाइन शुरू की, स्टार एयर। तो उसके भी पहले हमें बहुत तकलीफें आई उसमें कि गवर्नमेंट क्लियरेंस है और बाकी भी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते गए, उसमें भी काफ़ी 2 साल प्रोजेक्ट डिले हुआ उसकी वजह से। तो उसके बाद जो शुरू हुई, जो बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला उसे भी, क्योंकि जो छोटे छोटे सेक्टर्स है, 2 टियर 3 टियर सिटीज है, जो मेट्रो से कनेक्ट नहीं होते थे पहले, उन्हें भी हम कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसे भी अच्छी तरह से सक्सेस मिला है उसमें। और काफ़ी अच्छा स्टाफ भी अच्छा है, टीम अच्छी है वहाँ पे, सीईओ भी अच्छा है, और जो मेरा लड़का है सैनिक, वो भी अच्छी तरह से उसे मैनेज कर रहा है। तो ये सबको टीम को मैं उसे श्रेय देता हूँ कि अच्छी तरह से एयरलाइन भी चला रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले 4-5 साल में, जैसे बड़े एयरलाइंस को प्रॉब्लम आ रहे हैं फंड्स के वगैरह, तो ऐसे हम छोटे ऑपरेटर्स जो है जिनका खर्चा कम है, इकोनॉमिकली हम चलाते हैं, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। और ये टॉप 5 में एयरलाइन रहेगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, स्टार एयर। और हमेशा जो पैसेंजर्स को क्या चाहिए, कंफर्ट कैसे चाहिए, उन्हें क्या सर्विस चाहिए, उसका हमेशा हमारी टीम सोचते रहती है और आगे भी अच्छे से काम करेगी, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो सब चीज़ें मिलती है, तब हमें जीपीएस मिलता है, ऐसे मैं मानता हूँ। जीपीएस का मतलब है कि ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ये जो अभी मैंने सब ऊपर जो चीजें दिखाई आपको, व्हीकल ऑफ सक्सेस, सिर्फ ग्रोथ होने से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। ग्रोथ कब होती है? जब हमें पैसा मिलता है तब ग्रोथ होती है, हमारा बिजनेस बढ़ता है तो ग्रोथ होती है। सिर्फ ग्रोथ होती है, सक्सेस नहीं मिलता है। और प्रोग्रेस कब होता है? प्रोग्रेस जब होता है कि हम एथिकली काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, प्रिंसिपल से काम करते हैं, तो हमें प्रोग्रेस होता है हमारा। और सक्सेस कब मिलता है? सक्सेस हम जब मिलता है जब हम हम्बल रहते हैं, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर है, स्पिरिचुअली हम काम करते हैं, अगर अच्छी किताबें पढ़ते हैं और अच्छा हमारा जो इनर पीस है वो हमें हमेशा मिलता है। सिर्फ बाहर से पैसा है और शांति नहीं है अपने लाइफ में, तो सक्सेसफुल नहीं बन सकता है आदमी। इसलिए कूलेंट ऑफ इनर पीस मैंने कहा था गाड़ी में चाहिए। जो कूलेंट रहता है इंजन में, वो हमेशा इनर पीस देता है। इसलिए जो इनर पीस है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली अगर हम स्ट्रांग है तो ही हमें सक्सेस मिलता है। इसलिए अगर जीपीएस चाहिए तो ये सब बातें हमें चाहिए और हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे अपने लाइफ में, हमें शांति मिलेगी। तो इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि एंजॉय योर लाइफ। अगर आप लाइफ एंजॉय करते हो तो एंजियोग्राफी करने की आपको जरूर नहीं पड़ेगी कभी। तो अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए, सब दोस्तों के साथ चलना चाहिए, सब यारों के साथ चलना चाहिए। क्योंकि एक बाईपास सर्जरी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर दिल खोलते यारों के साथ तो आज न खोलना पड़ता औजारों के साथ।
इस तरह से हमेशा अपने दोस्तों के साथ हमेशा जो अपनी मस्त जिंदगी है वो जीना चाहिए, किसी को कभी फंसाने का मन में नहीं लाना चाहिए। जो हमें जैनिज्म में सिखाया गया है कि किसी को फंसाओ मत, अपने प्रिंसिपल से काम करो, अपने एथिक्स से काम करो और किसी दूसरे में टांग मत अड़ाओ कभी। अगर आपको नहीं बुलाया गया है वहां पे, कोई एडवाइस आपसे नहीं मांगा गया है, तो आप वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखो और अपने प्रिंसिपल से काम करो। ये जैनिज्म अगर हम पालते हैं तो हम सक्सेसफुल बनते हैं। और ऐसे ही अगर हम सबको लेके चलते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, तो हम सक्सेसफुल बनते हैं। और मैं कहता हूँ जाते जाते इतना ही कहूँगा, यूर स्माइल इज योर लोगो। क्योंकि जो भगवान ने फ्री चीजें दी हुई है, हवा पानी, उसमें स्माइल भी फ्री दी हुई है। अगर स्माइल इज अ ग्लोइंग सिस्टम फॉर योर फेस, स्पार्कलिंग सिस्टम फॉर योर आईज, पंपिंग सिस्टम फॉर योर हार्ट, कूलिंग सिस्टम फॉर योर ब्रेन एंड रिलैक्सिंग सिस्टम फॉर होल बॉडी। तो अगर स्माइल हम करते हैं, हम खुद हंसते हैं और दूसरे को हंसाते हैं, तो भी हमारा लाइफ बहुत इजी हो जाता है, किसी भी टेंशन से हम बाहर आते हैं। इसलिए योर स्माइल इज योर लोगो, योर पर्सनैलिटी इज योर ट्रेडमार्क एंड हाउ यू मेक अदर्स फील इज योर आधार कार्ड। कि कोई भी अगर आपके पास आता है, उसे आप ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, तो ये आपका आधार कार्ड है और वही लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका, कि ट्रीटमेंट अच्छा दो आपको। कोई भी आता है आपके पास, किसी को टाइम नहीं है आ जाने के लिए, अगर वो आता है तो आप उसे 2 कप चाय, 1 कप चाय पिलाते हैं या खाना देते हैं, तो आपको वो हमेशा जिंदगी भर याद रखता है। इसलिए आप कैसे ट्रीटमेंट देते हो लोगों को, पैसा होने के पहले और पैसा होने के बाद, इसके ऊपर आपका काफी लाइफ डिपेंड है। तो आप सबको ट्रीटमेंट अच्छा दीजिए और सबको अच्छी तरह से अपने टीम को और सबको संभाल के रखिए, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ओम अरम। थैंक यू संजय जी। इतना बढ़िया गाड़ी बनाने का तरीका और उस पर वो जो लोगो की बात कही आपने, ये कौन सा लोगो लगाना है हमने, तो आई बिलीव इट सॉल्व्स द एंटायर पर्पस ऑफ बाइंग प्रिपेयरिंग अ कार बाय योरसेल्फ। तो वेरी इंस्पायरिंग टॉक, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में अजात शत्रु श्री मांगीलाल जी सेठिया का आ रहा है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। संजय जी, आपसे मेरा आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, म्यूट हुआ है शायद। नहीं, म्यूट नहीं है अंकल, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार या तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन, या फिर एक बार वापस ट्राई कर लीजिए प्लीज। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो चाहिए। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सर सलील लोढ़ा जी का, हमारे पास प्रेसिडेंट है। हेलो, हेलो, जय जिनेंद्र संजय भाई। जय जिनेंद्र। आपने अपनी यात्रा, सफलता की जो यात्रा थी, साइकिल से ड्राइवर और टेम्पो, उसके बाद नमक से लगाकर एविएशन एजुकेशन की यात्रा सफलता पूर्वक पूर्ण की, और आपने उसके सक्सेस के मंत्र भी बताए, और एक गाड़ी के पार्ट्स के रूप में आपने सब मंत्र दिए हमको, और ऊपर से लोगों का भी मंत्र दे दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये सब गुण होने के बावजूद भी आपको इस यात्रा में पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में कौन व्यक्ति थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? दूसरा मेरा प्रश्न है, अगर आपकी ये सफल यात्रा, इतनी लंबी यात्रा रही, कठिनता से लगाकर आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, कोई ऐसा डिसीजन, भले वो पारिवारिक हो, भले वो सामाजिक हो, भले वो अपना बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसको आप रिग्रेट करते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करना चाहेंगे? मुझे तो इंस्पायर सबने ही किया है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, दादाजी से लेके हमारे बाबा जी है, पिताजी, माताजी और मेरी वाइफ, मेरे भाई और मेरे बच्चे, सभी ने मुझे इंस्पायर किया हमेशा। और मेरे जो आइडल रहे हैं वो है जो रतन टाटा जैसे लोग हैं, जिन्होंने स्क्रैच से, जो धीरू भाई जैसे लोग हैं जिन्होंने स्क्रैच से डेवलपमेंट किया है, अमिताभ बच्चन है, या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं था उनके पास और उन्होंने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की, तो मैं हमेशा उनको मानता हूँ। हमारे पिताजी के पास भी 5,000 रुपये थे, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, दादाजी के पास कुछ नहीं था जब कलकत्ता से आए थे तब। तो ऐसे लोग जो है जो स्क्रैच से डेवलप करते हैं,
उनको मैं बहुत मानता हूँ और वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहते हैं अपने लाइफ में। और बाकी आपने जो कहा कि कौन सा आपका एक डिसीजन है जो आप सुधारना चाहेंगे, तो मैं जो हम फैक्ट्रियाँ जो हम डालते गए 92 से लेके 2010 तक काफ़ी फैक्ट्रियाँ डालते गए, उसमें 2-3 फैक्ट्रियाँ फेल भी हुई, जैसे कि वो टावर का एक इंडस्ट्री था या चाय का था। तो ऐसे जो फेल हुई, उसके बजाय अगर हम एजुकेशन में पहले आते, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता कि एजुकेशन में हम लेट आए, ऐसे मैं मानता हूँ। और वो मैं अगर मुझे मौका मिला, तो मैं वो सुधार के एजुकेशन में पहले आना चाहूँगा। क्योंकि उससे एक जो पहचान मिली है संजय उरांव ग्रुप को, वो काफ़ी जो मैं जब जाता हूँ किधर भी, तो उससे मालूम पड़ता है कि बच्चे ऑटोग्राफ भी लेते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं। कोई भी आप इंडस्ट्री चलाओ, कभी आपका जो एम्प्लॉई है वो कभी ऑटोग्राफ नहीं लेगा, ना आपको कभी ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं, कहीं पे भी मिलने दो, एयरपोर्ट पे मिलने दो या मॉल में मिलने दो या थिएटर में मिलने दो, आके पाँव पड़ेंगे और ऑटोग्राफ लेते हैं वहाँ पे, और वो पेरेंट्स को कहते हैं कि ये हमारे चेयरमैन साहब है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो किसी फील्ड में नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू भैया। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हमारे एक स्पीकर है, हमारे पास स्पीकर हैं संजय लोढ़ा जी, दुबई से। संजय जी। हेलो संजय जी, गुड, या सॉरी, हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेबिनार में था, आपका फोन आया तो। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ऑलवेज प्लेजर सीइंग यू। आपके साथ काफी दोस्ती रही है, काफी काम अच्छे से किया है। यस यस यस, एंड यू आर अमेजिंग पर्सनालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। या थैंक यू। आपका इंटरव्यू मैंने 3 साल पहले लिया था, तब से हमारी दोस्ती हुई। सो मैं 2-3 बातें आपके बारे में कहूंगा। यू आर सिंपली अमेजिंग पर्सनालिटी, यू लिव योर लाइफ एवरी मिनट the way I have seen it, and your passion and your mental toughness is simply amazing. Decision power मैंने खुद देखा हुआ है, and that is simply amazing. मैं कहूँगा winners don't quit and quitters don't win. Yes. Or you are definitely a true winner in all aspects, including the community service, including successful business, including a true example of humankind. Question for you is, of course, the travel industry, airline industry has been through a lot of changes and ups and downs in last 20 years. Jet Airways, जिसको हम बहुत भरोसा करते थे, चली गई, फिर Deccan आई, Deccan Airways got a new life. So, question to you as a pilot and also running an airline with the Star Airways, आप next 5 years, 7 years, where do you see the Indian airline industry and where do you see the Star Airways? Indian Airlines जो not I mean the airline industry in India and the airline itself, the Star Airways, in coming 5 years. Star Air तो मैंने आपको अभी बताया था कि टॉप 5 में रहेगी, ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस है। जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही है और सैनिक भी काम कर रहा है अच्छे से, और हमारे सीईओ है सिमरन कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिकली कैसे चलाया जाए, आगे जो इकोनॉमिकली जो चलाएगा कोई भी इंडस्ट्री, वही आगे जाएगा, बिकॉज सेविंग इज अर्निंग। कोई भी इंडस्ट्री में आजकल ऐसे है, इतने कंपटीशन हुआ है सब जगह। और हमारा जो मॉडल है ये 50 सीटर का, इसमें हम 90 सीटर तक जाएंगे। और ये जो मॉडल है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगा कोरोना पे, तो एक सीट अपने को बीच में ब्लैंक रखना पड़ेगा इसमें, कोई भी एयरलाइन में। तो वो अगर करेंगे हम, तो उसमें टिकट्स पे भी इफेक्ट होगा, फेयर्स भी बढ़ेंगे नेचुरली। तो वो कैसे उसे प्रैक्टिकली लाया जाए, वो भी हम सब, हमारा स्टडी चल रहा है उसके ऊपर। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये टॉप 5 में आएगी स्टार एयर विद इन 3 to 4 years। और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं सभी टीम। और थैंक यू संजय जी। वी विश यू ऑल दी सक्सेस जो है अपने समाज की तरफ से और टीपीएफ की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग अप इज फ्रॉम आवर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नवीन पारक जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी श्रोताओं को कि प्लीज अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालें। कई सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ में फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, वहां से भी क्वेश्चन Thank you so much, Stream. Hello, Pranam sir. What a delightful morning it is to listen to you. And आपने अपने वक्तव्य में बताया कि आपने एक गाड़ी बना रखी है अपने एक इमेजिनेशन में कि एक सक्सेसफुल आदमी कैसे होता है।
सो सिमिलरली सर, जब टीपीएफ का भी गठन हुआ था, सो वी इमेजिन टीपीएफ इन एज अ व्हीकल, जिसके अंदर में 4 चक्के हैं, विच इज हेल्थ, एजुकेशन, सोशल एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और एक स्टेपनी भी है जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग, जो कि प्रोफेशनल्स के बीच में बहुत जरूरी है, दैट्स द की। सर, आपके इतने अच्छे विजन, इतने क्लियर विजन है, एज टीपीएफ we would like to know what is your envisionment for TPF as an organization। आपके धर्म संघ की एक संस्था TPF है, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, और जो हमारे TPF की एक्टिविटीज है उसके अंदर में आप और कुछ देखना चाहेंगे या आपके सुझाव हमारे लिए रहेंगे? We would be glad to hear from you, sir। TPF जो है तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, वो आचार्य महाप्रज्ञ जी की सोच और दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने उस टाइम जो विजन देखा था कि ऐसे प्रोफेशनल लोगों की टीम होनी चाहिए जो अपने संघ को आगे ले जा सके, तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है सभी इसमें, सभी क्षेत्र में, अध्यात्म हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो या सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सबसे, जो हमारे तेरापंथ समाज के जो प्रोफेशनल लोग हैं जो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द मेंबर बनिए, और ये जो संस्था है उसे कैसे आगे लेके जा सके, इसके लिए मैं मेरी तरफ से भी जो होगा वो मैं करने की, हमेशा मेरे ग्रुप की तरफ से करने की, हमेशा सहयोग करने की मैं चेष्टा करूंगा उसमें। और इसके लिए जो भी सहयोग लगेगा आपको, वो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा उसके लिए। और अच्छा कार्य कर रही है बहुत ही। और जैसे मैं कहना चाहूंगा कि तेरापंथ समाज जो है वो हमेशा श्रद्धा, निष्ठा और आस्था का संगम है, और उससे जो अलग अलग हमारे जो संस्थाएं काम कर रही है तेरापंथ समाज में, उसे मैं कहना चाहूंगा कि टीपीएफ के थ्रू एक कैसे इस पे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, वो हमेशा हमें सोचना चाहिए। जैसे कि अलग अलग जो डोनेशंस भी सब अलग अलग सब ले रहे हैं, और अलग अलग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सभी काम कर रहे हैं, लेकिन 10 जगह 10-10 फीट के गड्ढे खोदने से अच्छा है अगर हम 100 फीट का एक गड्ढा खोदेंगे तो पानी लगने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए टीपीएफ के चैनल थ्रू अगर हम उसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हमारे सभी संस्थाओं को, तो वो सबसे बड़ा कार्य होगा। और जैसे कि संवत्सरी भी है, सबकी अलग अलग होती है, सब तेरापंथ की अलग है, सानकवासी की अलग है, तो भावी संप्रदाय की अलग है, तो अलग अलग जो होती है वो भी कैसे, दिगंबर समाज भी है उसमें, तो सबकी संवत्सरी भी एक हो, ऐसे अगर कुछ किया जाए टीपीएफ के प्लेटफॉर्म थ्रू, तो वो सबसे बड़ा काम होगा अपने समाज के लिए, और सब समाज में उसकी आवाज जाएगी, आवाज गूंज उठेगी, ऐसे मैं मानता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट अनम्यूट कर रहा हूँ सर, बजरंग लाल जी बोथरा हैं हमारे पास, हमारे साथ में दिल्ली से। हमारे भाई जी है। अच्छा, हाँ जी। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी, कैसे आप? बस एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास है। हाँ। मेरे मन में कुछ जिज्ञासा आई। हाँ। जिज्ञासा ये थी कि भी आपके ऊपर सब तरह से कृपा है। हाँ। फिर की कृपा, लक्ष्मी की कृपा, सामाजिक प्रतिष्ठा, गुरु का जबरदस्त वरदहस्त आशीर्वाद। हाँ। नीता जी जो आपकी वाइफ हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, सुंदर हैं, लीडरशिप उन्नति है। आपके जो बच्चे हैं वो श्रेणिक या श्रेया या सलोनी, वो संस्कार के अंदर है। आपके पूरे परिवार को भी, क्योंकि काफी वाकिफ हूँ आपके परिवार से, तो आपके परिवार को संस्कारों में रखा हुआ है। आप खुद भी टी टोटलर हैं, सोसाइटी में मूव करते हैं, फिर भी टी टोटलर बने रहे हैं। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि भी ये जो आप ने अपना एक जीरो से हीरो बने, इतना कुछ किया आपने, तो डेफिनेटली रोज कुछ न कुछ ईगो तो बिल्डअप होती रहती होगी, कुछ ईगो आती होती होगी कि ये ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा ऑटोबायोग्राफ ले रहे हैं। आप उस ईगो को कैसे ब्रेक करते हैं? मैं पहले ही कहा मैंने आपको कि हम्बलनेस जिसके पास है वही आगे जाता है, जो धरती से टिका हुआ है पहले से। और ये जो संस्कार ही है अपने, जो पहले से दादाजी से लेके माताजी पिताजी ने सबने दिए, कि सुबह उठ के माला फिरते हैं, उसके बाद ही दूध लेते हैं। और जो अपने जैनिज्म की जो संस्कार है, और आचार्य श्री के अपने जो संस्कार है, पहले से हम हर साल दर्शन करने का कहीं पे भी हो,
तो ये जो संस्कार सबने दिए हुए हैं उसकी वजह से आज तक टीटॉटलर रह सके हम, या नॉनवेज तो कोई सवाल ही नहीं आता है अपने कुछ इसमें, वही भी हमारे फैमिली में। तो ये जो संस्कार की वजह से सब हुआ है। और जो जैसे कहते हैं कि 4 पीढ़ी के बाद डाउनफॉल शुरू होता है, तो मैं भगवान से मैं ये शुक्रिया अदा करूंगा कि आचार्य जी का, अपने दादाजी, हमारे पूरे फैमिली का, कि हमारे यहाँ उल्टा है कि 4 पीढ़ी के बाद अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सब संस्कार की वजह से हुआ है और ये सब जैनिज्म की वजह से हुआ है। मैं जैन हूँ, इसका मुझे गर्व है इसके बारे में कि ये जो धर्म मिला है उसकी भी कृपा है हमारे ऊपर, और सब आचार्यों की, सब गुरुओं की, सबकी कृपा है कि जिन्होंने हमें धरती पे रखा है और धरती से जुड़े हुए रखा है। आपकी घर की बेटी हमारे घर पे आई हुई है, तो सारा संस्कार हमारे आपने सारा ट्रांसफर कर रखा है हमको थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं उसके साथ। नहीं, सभी मेंबर्स ऐसे ही मिलेंगे आपको कि कभी घमंड नहीं आएगा कभी किसी को, और जो घमंड आएगा वो टिकेगा ही नहीं है मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। श्रील जी, हेलो श्रील जी, can we take the next question please? Sorry, we are taking the next question. श्री मांगीलाल जी सेठिया हमारे साथ हैं। अंकल एक बार ट्राई कर लेते हैं वापस आपका। नहीं, I believe कुछ इश्यू है, नहीं आ रही आवाज उनकी। I'll take the another question. The next question is from Shikha Jain ji. Shikha Jain ji पूछ रही हैं, how does Mr. Ghodawat decide which sectors to enter and which ones to avoid? Is it strategic perspective? ये strategic perspective है या financial return या combination दोनों का? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से हम जो स्मार्ट वर्क जो टीम है हमारी, वो स्मार्ट वर्क को मैं ज्यादा स्कोप देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्क तो कुली भी कर लेता है लेकिन 100 रुपए के ऊपर नहीं मिला सकता है, इसलिए स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। और स्मार्ट वर्क ये है कि खेत में क्या उगता है उससे ज्यादा बाजार में क्या बिकता है, ये जो सोचता है वही आगे जाता है। कि आज की डिमांड क्या है, जैसे अभी कोरोना की वजह से डिमांड चेंज हो जाएगी, टोटल पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा लाइफ का, कि जैसे पहले कमर्शियल ऑफिसेस बड़े लगते थे वो अब छोटे लगेंगे और लोग वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ेगा, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट बंगलोज है उसकी डिमांड बढ़ेगी कि लोग अपार्टमेंट से ज्यादा बंगलों में रहना पसंद करेंगे। छोटा भी हो, 2000 स्क्वायर फीट का हो, 1500 स्क्वायर फीट का हो, लेकिन मुझे बंगलो इंडिपेंडेंट चाहिए कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग रख सकूं। तो ऐसे जब चेंज होती है, रिक्वायरमेंट जब चेंज होती है कंज्यूमर की, वो हिसाब से हमको चलना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि मेरा ही सही है तो कभी सही नहीं होता है। बाजार की डिमांड जो है वही एक्चुअली काम पे चलती है, और उसमें हमारी जो टीम है जो घूमती है मार्केटिंग के लिए, वो हमेशा तत्पर रहती है कि आज का डिमांड क्या है, वो हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, आटा है, दाल है, राइस है, ऑयल है, या नमकीन है, ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है एफएमसीजी जो हम 20 साल से बनाते हैं, तो आज उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और जब तक आदमी धरती पे रहेगा तब तक उसकी डिमांड रहेगी, वो कभी कम नहीं हो सकती है। तो उसमें हम डेवलपमेंट और कर रहे हैं कि बास्केट पूरी कैसे की जाए, कि जो भी और प्रोडक्ट बचे हुए हैं, जैसे घी बचा हुआ है या कोई भी और प्रोडक्ट बचा हुआ है, बटर है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं वो भी प्रोडक्ट हम जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। और स्टार ब्रांड ऐसे हो गया आज मार्केट में कि जो संजय घोड़ावत ग्रुप का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी एश्योरेंस है और सर्विस अच्छी है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो इमीडिएट एक्सचेंज भी होता है प्रोडक्ट। तो ये जो लोगों का जो विश्वास है, ट्रस्ट है, तो वो अच्छी तरह से हमने आज तक पाया हुआ है, और उसकी वजह से आज कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने दो नया हमारा, तो उसे लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए हम जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं हमारी कोई भी प्रोडक्ट की, वो डिमांड की हिसाब से बनाते हैं, मार्केट डिमांड की। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सर डॉक्टर चंदन बोरा का। वो पूछ रहे कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नया रूल है बिजनेस का। आपकी टीम बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन क्या एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन जब होता है तो क्या नए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं बिजनेस में या कैसे?
हाँ, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइन्स है वो अलाइड लाइन्स है काफी तरह से। जैसे अभी हमने विंड टर्बाइंस का किया था, वो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से किया था, लेकिन वो एक अच्छी लाइन बन गई है। विंड टर्बाइन हमने खुद हमारे जो कंपनी में लिए थे, उसके बाद हमें समझ में आया कि उसका मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो बहुत क्रिटिकल है। कंपनियां अच्छे से मेंटेन नहीं कर रही है और पैसे ज़्यादा ले रही है। तो उसमें से हमने देखा कि आज कंज्यूमर को नीड है कि मेंटेनेंस अच्छा हो, तो उसके लिए हमने मेंटेनेंस कंपनी शुरू की। तो इस तरह से अगर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर अलग ही है, टोटली लाइन अलग हो गई, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाने लग गया कल, जो मेरा काम ही नहीं है, तो अलग लाइन हो गई है। अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशन देता हूँ लोगों को, तो वो मेरे एजुकेशन से रिलेटेड लाइन है। तो ऐसे अगर अलाइड लाइन अगर बनाते हैं हम, अगर कोई नया अगर प्रोडक्ट हम, आज चीज़ है, बटर है या ब्रेड है, ये कोई हम लॉन्च करते हैं, तो ये हमारी अलाइड लाइन है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कैलकुलेटेड रिस्क लेके हम चलते हैं। और उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसमें अगर वो लाइन का जो एक्सपर्ट कोई हमें बंदा मिलता है, तो उससे लेके हम करते हैं ये काम कोई भी। न कि हम कभी नहीं बोलेंगे ऐसा कि सब हमको समझता है और उसमें हमारी मास्टरी है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वो फील्ड का अगर हम एक्सपर्ट लेते हैं, आज जो हम विंड टर्बाइन भी मेंटेन करते हैं, तो उसमें हमने एक्सपर्ट लोग लिए हुए हैं, जो जनरेटर भी मेंटेन करते हैं, ब्लेड्स भी मेंटेन करते हैं। इस तरह से हम आगे जाते हैं। उसमें फेल्यूर भी मिलता है कभी कभी, लेकिन फेल्यूर का रेशियो 20% है, 80% सक्सेस मिलता है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, डॉक्टर कमलेश नाहर है हमारे साथ में जुड़े हुए चेन्नई से। डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र संजय जी। जय जिनेंद्र। काफी शिक्षाप्रद और प्रेरणाप्रद बातें बताई आपने। थैंक यू। मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें मौलिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज और संस्कार आप कैसे इनकलकेट करवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। और दूसरा, जो आपने व्हीकल ऑफ सक्सेस बताया, तो अपनी गाड़ी जो भी हो, चाहे खराब नहीं हो तो भी टाइम टू टाइम सर्विस करनी पड़ती है। तो ये सर्विस स्टेशन आपने कौन सा चुना और कैसे उसमें सर्विस करवाते हैं इस गाड़ी की, ये भी थोड़ा बताइए। तो बच्चों को मैंने जैसे कहा आपको कि 360 डिग्री डेवलपमेंट उनकी हम करते हैं वहां पे। आज चेन्नई से भी बच्चे हैं। आप चेन्नई से हैं सब? हाँ, चेन्नई से। चेन्नई से भी बच्चे हैं अपने यहाँ, बेंगलोर से भी है, बॉम्बे से भी है, जो हम रिवर्स माइग्रेशन मानते हैं कि पहले कोल्हापुर से बच्चे सब जगह पढ़ने जाते थे। तो आज मैं फक्र से कह सकता हूँ कि बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई के बच्चे कोल्हापुर पढ़ने आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसका ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स अच्छे हैं, कैंपस अच्छा है, ऐसे नहीं है। जो वहाँ पे हम उन्हें सिखाते हैं, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा से पहले संस्कार, बिजनेस से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माँ बाप, लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान, ये जो हम उन्हें सिखाते हैं, तो ये बच्चों जो और पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो। हम सबसे पहले कहते हैं कि जिन्होंने आपको इतनी मेहनत करके, मेहनत से पैसा कमा के यहाँ पे भेजा है, इतनी फीस भरते हैं, वो इतना आपका ट्रैवलिंग का खर्चा उठाते हैं, तो उनको पहले रिस्पेक्ट करो, गुरु को पहले रिस्पेक्ट करो। ये अगर होता है, उनके ऊपर जोक करना बंद कर दो। सबसे पहले आप देखेंगे मोबाइल में बच्चों के, तो गुरु के ऊपर और माँ बाप के ऊपर जोक ज्यादा रहेंगे कि हमारे पापा ऐसे है, हमारी मम्मी ऐसे करती है, ये करते हैं, ऐसे ये जोक रहेंगे। हमारे यहाँ वो सबसे पहले हमने बंद किया कि गुरु और माँ बाप के ऊपर अगर जोक कोई भी मिलेगा मोबाइल में, तो उसे रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। उससे भी फर्क पड़ता है काफी। और वो बच्चे आज सबके घर में जाके, वो अपने अपने घर में जाके माँ बाप के पैर छूते हैं। तो ये पेरेंट्स हमें फीडबैक देते हैं। तो इसकी वजह से हमने सिर्फ फोकस एजुकेशन पे नहीं रखा है, तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे रखा है, 360 डेवलपमेंट पे रखा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा था आपने कि रिपेयर कहाँ पे होती है। तो रिपेयर अपने आप को ही करनी पड़ती है। जो अपना व्हीकल है वो अपने आप को ही करनी पड़ती है। जो इनर पीस मैंने कहा कि अपने आप को सर्विस करना चाहिए, फिट रखना चाहिए। अगर फिटनेस, हम सुबह एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी एक्सरसाइज करो, आप रनिंग करो, जॉगिंग करो या वर्कआउट करो या स्टीम, ये अपना सन बाथ है, अपना प्राणायाम है, योगा है,
कोई भी अगर आप अपने बॉडी के लिए अगर आप देते हो टाइम, तो वो सर्विसिंग है अपने व्हीकल का। इस तरह से अपने हाथ में है कि उसे फिट कैसे रखा जाए। जितना आप फिट रहेंगे, आपको कपड़े कभी फिट नहीं होंगे आपके। आज मैं 10 साल पहले का, 15 साल पहले का शर्ट भी मैं पहन सकता हूँ, तो इसके लिए फिटनेस की वजह से है। और आज एट द एज ऑफ 53 पायलट बना, वो भी फिटनेस की वजह से बना। और 17 घंटे काम करता हूँ, वो भी फिटनेस की वजह से है। तो इसलिए और एंजॉय करता हूँ लाइफ। जो भी अपने मेरे लाइफ में कमाया है वो मैं अपने व्हीकल पे है, ग्रीनरी है, बच्चों पे है, सब पे अपना जो है वो सब एंजॉय लाइफ करके अपना लाइफ आगे बढ़ाता हूँ। इसलिए फिट हूँ हमेशा। जी, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन सर कई सारे शब्दों में आ रहा है, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस पूछे लोगों ने, बट मोर और लेस लोग यही जानना चाह रहे हैं। एक सपना आपने देखा था फ्लाइट उड़ाने का और एरोप्लेन खरीदने का, राइट? तो वो आपने पूरा कर लिया। और कौन सा ऐसा सपना है जो अगले 5 साल में हम पूरा होता हुआ देख सकेंगे? अभी जो सपना वो रहा है अभी, वो यही है कि जो जो लाइन में हम काम कर रहे हैं, जो जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वो फील्ड में कैसे टॉप पे पहुंचा जाए। जैसे टॉप 5 में भी अगर पहुंचते हैं हम, वो भी बहुत बड़ी बात है हर फील्ड में। लेकिन आज फ्लोरिकल्चर हो या अपना मेंटेनेंस हो, टरबाइन मेंटेनेंस हो, इसमें नंबर 1 कंपनी है अपनी इंडिया की। तो ऐसे जो जो फील्ड में एजुकेशन में काम कर रहे हैं हम, एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, वो हर फील्ड में अगर हम टॉप 5 पे भी आते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है अपने लिए। क्योंकि जो कंपटीशन है वो मल्टीनेशनल कंपनियों से है, तो उनसे अगर कॉम्पीट करके हमारी अपनी इंडियन कंपनी अगर ऊपर आती है तो अपने सबके लिए, तेरापंथी समाज के लिए भी वो एक भूषण रहेगा अच्छे से। वो सब हम काम कर रहे हैं कि वर्टिकल डेवलपमेंट कैसे हो। अभी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट अभी हमने रोक दी है। जो भी हमारे पास फील्ड है उसमें कैसे आगे बढ़े और उसमें मास्टर कैसे बने। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कैलाश झावक जी जुड़े हुए हमारे साथ में सूरत से। कैलाश जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि कोविड-19 का जो 19 का लॉकडाउन हुआ, इसमें आपकी कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ लाइफ के बारे में? काफी चेंज हुआ है, सबका ही चेंज हुआ है। जो आपके और क्वेश्चन कुछ है, इतना ही है? एक और मैं ऐड कर देता हूँ इसके, क्योंकि मेरे को अनम्यूट कर देंगे लोग। मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत छोटी कैपिटल से आपने काम स्टार्ट किया और बहुत बड़े पैमाने पे आपने ये काम किया है, बहुत सक्सेसफुल रही है आपकी जर्नी। तो मैंने देखा कि जैसे पढ़ाई चालू करते एक आदमी इंजीनियर बनता है, सीए बनता है, और हमारे ज्यादातर प्रोफेशनल सीए या इंजीनियर बन करके वही अटक जाते हैं लिमिटेड स्कोप में। तो दायरा बढ़ाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े अपने तेरापंथी परिवार में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा कुछ खड़ा कर सकते हैं कि जिससे आने वाले पीढ़ी में लोग थोड़ा एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा बने, ज्यादा बिजनेस में जा सके और एक हाई लेवल के सक्सेसफुल बिजनेस बन सके? क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में 8 साल जॉब की और मैंने बहुत छटपटाहट के बाद में जॉब छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हम लोग जॉब में अटक जाते हैं और वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए कोई आप एक तेरापंथ समाज के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा करें या इस तरह का कोई सहयोग कर सकते हैं? हाँ, तो पहला आपका क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन ये कोविड-19 जो लॉकडाउन है, इसके लाइफ के बारे में। कोविड-19 से सबके जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का, वो सबका चेंज हो चुका है। जिसके पास जो अननेसेसरी चीजें हैं उसे कम करके अपना जो लोन रहेगा वो पहले रीपे कैसे किया जाए, वो सब सोच रहे हैं आजकल कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये हमने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसे डिफिकल्टी हमारे लाइफ में आ सकती है और हमें घर में बैठना पड़ सकता है और बैंक का मीटर तो शुरू ही रहेगा। तो सबसे पहले जो है कि आपके अननेसेसरी जो खर्चे हैं वो पहले कम करना चाहिए। कोई भी फील्ड में रहने दो आप, तो उसमें अगर वो खर्चे कम करते हैं कि सेविंग इज अर्निंग, आज ऐसे ही कहा जाएगा हर फील्ड में, तो आप सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, अननेसेसरी खर्चे बंद होने चाहिए। और अगर आपके पास 5 गाड़ियाँ, 2 गाड़ियों में काम चलता है तो 3 गाड़ियाँ कम करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो 3 गाड़ियाँ कम हो जाएगी तो ड्राइवर्स भी कम हो जाएंगे, खर्चा भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हर फील्ड में अपने को जो जहाँ सेविंग करने आएगी वहाँ मैंने भी सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं अपने सभी इंडस्ट्री में कि आप खर्चे कम करो, नहीं तो आपको जो लॉस होगा वो आपको ही देना पड़ेगा।
हम नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे, प्रोफेशनली काम करेंगे और वर्क फ्रॉम होम जिससे होता है उसे वो घर में से ही काम करने अगर लगाएंगे तो कमर्शियल स्पेस भी कम हो जाएगी और इस तरह से हम काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बिजनेस के लिए कोई प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सकता है, तो अपना टीपीएफ के थ्रू हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं जिसमें जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें हम गाइड कर सकते हैं, ऐसे वेबिनार से भी गाइड कर सकते हैं। और सिर्फ आजकल एक प्रॉब्लम है कि कोई भी आप नया बिजनेस करते हो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है, तो वो अगर हम नया कैपिटल डाल के अगर आज कोई भी आप जो हम ऑयल इंडस्ट्री पहले हमने की थी एक 20 करोड़ में होती थी तो आज 100 करोड़ लगेंगे उसे। तो ऐसे अगर इंडस्ट्री आज एयरलाइन हमने शुरू की थी तब हमने कम में की थी, आज अगर एयरलाइन शुरू करेंगे तो 2 साल तो पहले आपको लाइसेंस लेने में जाएगा। तो इस तरह से हर इसमें कंपटीशन बढ़ गई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमें बिजनेस करना चाहिए कि क्या अभी इसके बाद क्या डिमांड बढ़ेगी, कौन सी चीज की डिमांड बढ़ेगी। बहुत से बिजनेसेस कम होने वाले हैं, जैसे लग्जरी आइटम्स है, हॉस्पिटैलिटी है, या ऐसे कोई भी जो आइटम्स है जिससे जिसको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए अभी आदमी को, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये कार है मुझे बस है और नहीं चाहिए मुझे, तो ये जो लग्जरी आइटम्स है उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी और जो नेसेसिटी है लाइफ की, जो एसेंशियल गुड्स है वही चलेगा आगे। इसके लिए अपना कैलकुलेटेड रिस्क चाहिए कि कितने इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, कितना लोन मैं ले सकता हूँ, अगर वो लोन रीपे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सब बातें, सब एस्पेक्ट सोच के आपको कोई भी नई इंडस्ट्री डालनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। अभी जब मैंने किया था और आज काफी डिफरेंस भी है उसमें, और आज काफी इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ गई है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सर, भीलवाड़ा से अंकुर बोर्डिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अंकुर जी, अंकुर जी। हेलो। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। सर सबसे पहले तो आपको आवाज नहीं आ रहा, बधाई देना चाहूंगा, आपने आवाज नहीं आ रहा है। शिक्षा और व्यवसाय श्री जी एक बार आप म्यूट कर दीजिए अंकुर जी को, आवाज काफी मुकाम हासिल किया, माइलस्टोन है। अपने समाज की बात करें। हेलो। ओके, इन द मीनवाइल मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। राकेश कटेड़ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में चेन्नई से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज नेटवर्क वाले एरिया में आके फिर क्वेश्चन पूछें ताकि टाइम बचा सके हम। राकेश जी चेन्नई से। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र सर। राकेश खटेड़ चेन्नई से। आपके 55वें जन्म दिवस पर आचार्य श्री के पधारने पर और आपके इंस्टीट्यूट के 10 साल के होने पर जो 3 दिन का उत्सव मनाया था आपने, मैं उसका शरीक था। अच्छा। और हमने देखा आप अपने इलाके के राजा हैं। थैंक यू सर। आप में सामर्थ्य भी है, स्मार्टनेस भी है, सफल होने के लिए टीम भी है। आपने जो भी बात कही, आपने कहा कि मैं 5 बड़ी कंपनियों में एक आऊं। मेरा आपसे एक गुजारिश रहेगा कि जितने आपके स्टार्स फेवरेबल है और जितना आपका प्रोडक्ट का नाम स्टार है, कृपया करके अब आप एमएनसी कंपनी बने। किसी एमएनसी कंपनी से कंपटीशन करने की कम से कम क्या कहते हैं लक्ष्य ना बनाएं। आप ऐसा लक्ष्य बनाएं कि कम से कम 80 से 100 देशों में आपके प्रोडक्ट जाएं और भारत शान से कह सके कि स्टार ग्रुप एमएनसी ग्रुप है। हम फख्र से कहें कि हम तेरापंथी भाई है और हमारा भाई की एमएनसी कंपनी है। यस यस। नहीं, टारगेट कैसे है, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। पहले अगर हम टॉप 5 में आते हैं तो टारगेट कैसे है, वो प्रैक्टिकल भी चाहिए। अगर हम आज बोलेंगे कि हम टॉप 5 में नहीं है और 80 कंट्री में जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो पहले कोई भी अगर किसी भी फील्ड में हम काम करते हैं तो उसमें अगर टॉप 5 में आते हैं तो ऑटोमेटिक बाहर से जो कंट्री है वो ऑटोमेटिक डिमांड आता ही है वहां से। जैसे कि हम एजुकेशन में अभी हमने किया है, अभी यूएस की यूनिवर्सिटी हमें बोलती है कि हमारे से टाइप करो, तो ये जिस टाइम आएगा वक्त तो वो वही सही है कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। अगर हम एकदम आज बोलेंगे कि आज हो जाएगा
तो वो एग्जैगरेट किए जैसा है काम कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। तो टारगेट तो हमने रखा हुआ है, एक्सपोर्ट आज भी हो रहा है हमारा, लेकिन 4-5 कंट्रियों में हो रहा है। वो आगे जाके ज्यादा कंट्री में करने का कोशिश हमारी भी है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दिल्ली से, सीए विजय चोपड़ा जी हैं हमारे साथ में। विजय जी। संजय जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न आपसे ये है, वैसे तो आपने बता दिया कि संस्कार आप में शुरू से ही थे, जैनिज्म आप फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद भी क्या जैनिज्म आपको कुछ मदद कर पाएगा, मेरा पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, नॉर्मली मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों की स्टोरी में किसी ने कहा कि मेरे को वास्तु ने बड़ा सहयोग किया, किसी ने न्यूमरोलॉजी को बताया, किसी ने ज्योतिष को बताया, किसी ने हस्तरेखा को बताया, और किसी ने रेकी वैकी अनेक तरह की इस तरह की विद्याओं को बताया। तो मैं आपसे भी बड़े लाइटर नोट पे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको जैनिज्म के अलावा इन किसी चीज पर भी बहुत ज्यादा विश्वास है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन उनका हो गया सर पूरा। हाँ। कि इसके अलावा मतलब जैनिज्म के अलावा भी हाँ। क्या किसी विद्या पर आप ट्रस्ट करते हैं इतना ज्यादा, या सिर्फ जैनिज्म के अलावा सिर्फ मुझे हार्ड वर्क पे और स्मार्ट वर्क पे भरोसा है। किसी पे या ज्योतिष या किसी पे वास्तुशास्त्र या किसी पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो 60 लाख एस्ट्रोलॉजर है इंडिया में ही है, और वो अगर किसी ने बताया था अपने को, आप 60 लाख के एक ने तो बताया था कि ये कोरोना आने वाला है ऐसे, तो आज भी कुछ नहीं कर सकते वो आप 100 रुपया देंगे तो वो ग्रह बदल देते हैं। तो ग्रह बदलना इजी है, इतने लाख किलोमीटर दूर रहते हैं हमारे से। तो ये सब मैं सब सुपरस्टिशन समझता हूँ, और इस पे अगर भरोसा रख के आप काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके लाइफ में, ना कुंडली में कुछ होगा ना किसी में कुछ होगा। कुंडली अपनी जो रेखा है वो अपने को ही बनानी पड़ेगी अपने लाइफ की। तो इस तरह से जो अपना कर्म है वही करते रहना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। कोई भी शास्त्र, हमारे एक दोस्त ने जिसका अच्छी फैक्ट्री चल रही थी, एक वास्तुशास्त्र ने बोला कि आप ऑफिस यहाँ से निकल के पीछे ले लो और वॉशरूम आगे ले लो, तो उसने चेंज किया तो उसकी 6 महीने में फैक्ट्री बंद हो गई। तो इसलिए ये कुछ सब नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना कर्म ही हमेशा आपको आगे लेके जाएगा। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं। जैनिज्म हमेशा रहेगा, प्री कोविड रहने दो और नहीं तो पोस्ट कोविड रहने दो, जैनिज्म ये है और सबसे श्रेष्ठ समझता हूं मैं उसे, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन में ले रहा हूँ ज्योति कोठारी जी का। ज्योति जी। हेलो, जय जिनेंद्र संजय जी। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। इट्स एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट एंड लाइफ स्पिरिचुअलिटी. I won't say it is complete Jainism, but I see your life as a spiritual life. Yes. And your life, your diversified portfolio of business, and I feel your life itself is a diversified portfolio. You yourself are a conglomerate in itself. Thank you. And I'm glad to attend your session. I have a question which is related to education. I'm also in the field of education, or specifically higher education, since last 15 years. मेरा question ये है कि as you said that you are also following value-based education in higher education. Yes. Generally हम लोग एक general scenario में क्या देखते हैं कि कुछ schools आजकल एक fashion trend के according value education को market कर रही हैं. But higher education में we generally don't find कि आप values provide करते हो. But you said that you are trying that also and you have succeeded in that. Looking at the present scenario where we are looking that things will change post-COVID, online education system will be more into picture. How will this compassionate value education system, what is your route? You will follow it then. वैल्यू बेस्ड सिलेबस तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सिलेबस है वो तो उनको सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन जो हम ये ब्रह्मा कुमारीज है या अपने कभी संत आते हैं, कोई भी आते हैं, तो उनका भी हम व्याख्यान वहाँ पे रखते हैं। तो वो कॉलेज को भी रखते हैं और स्कूल को भी रखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज का सब प्रोफेसर्स के लिए भी रखते हैं। तो ये जो वैल्यूज है वो इनकलकेट करने की हम कोशिश करते हैं उनमें।
बाकी क्लासरूम में तो आप उनको ऐसे लेक्चर नहीं दे सकते हैं कोई भी। तो जनरल जब भी कोई रहेगा, गैदरिंग रहेगा, ये रहेगा, तो उसमें हम उन्हें वैल्यू सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को स्कूल में भी ऐसे ही गैदरिंग्स में हम उनके वैल्यूज देते हैं ऐसे। माय क्वेश्चन इज कि जब हम लोग सब कुछ ऑनलाइन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, लुकिंग एट द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर वेयर द वर्ल्ड इज चेंजिंग, तब हम लोग ये जो कंपैशन है, ये वैल्यू एजुकेशन है, हाउ विल वी कैरी फॉरवर्ड दैट इन ऑनलाइन एजुकेशन? उसमें भी एक सब्जेक्ट हम रख सकते हैं, ऑनलाइन में भी सब्जेक्ट रख सकते हैं ऐसे कि कंपैशनेट और वैल्यू बेस्ड कैसे रहना चाहिए आदमी ने, कि सिर्फ एजुकेशन सब कुछ नहीं है। आज किसी भी फील्ड में आप जाइए तो आपको वैल्यूज क्या है आपके, कोई भी अगर हम बिजनेस भी किसी के साथ करते हैं तो व्यवहार कैसे हमारे से रखता है, उसके ऊपर ही हमारा बिजनेस बढ़ता है। तो हमेशा वो वैल्यूज हमेशा रहेगी, जब तक आदमी धरती पे है तब तक रहेगी। तो उससे ऑनलाइन भी हम सब्जेक्ट दे सकते हैं उसे। थैंक यू संजय जी। बताना चाहूंगा ज्योति कोठारी जी हमारे साथ में नेपाल से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ राजेश सुराणा जी का। राजेश जी। राजेश जी जी नमस्कार संजय जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जय हिंद सर। सर हमें बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है कि हमारे समाज के एक व्यक्ति एविएशन से जुड़े हुए हैं। और वर्तमान वर्ष जैसे कि आपको ज्ञात है कि आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष भी है, और मुझे सौभाग्य मिला था इस संदर्भ में आपका इंटरव्यू लेने का। सर मेरा ये प्रश्न है कि आचार्य महाप्रज्ञ अपने अवदानों से इस विश्व क्षितिज पर छाए हुए हैं, लेकिन आपकी एयरलाइंस के माध्यम से जब व्यक्ति आपकी एयरलाइन में उड़ रहे हो, जब विमान में बैठे हो, तो वो आचार्य महाप्रज्ञ से किस प्रकार से कनेक्ट हो पाए, किस प्रकार उनके विचारों को जान पाए, ऐसे में आप क्या योजना बना रहे हैं? वो जो इन फ्लाइट मैगजीन है अपना स्टार एयर का जो मैगजीन है, उसमें हम एक पेज जो है वो आचार्य का जो भी लेक्चर रहेगा या किसी भी कोई भी अच्छा जो स्पीच रहेगा वो हम देने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। जो नेक्स्ट इशू जो आएगा उसमें हम ये कर रहे हैं, तो कोई भी जो आएगा पैसेंजर जो आएगा वो उसे हमेशा जरूर पड़ेगा, और उसके माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से कि हमारे वैल्यूज क्या है और उनका जो क्या विजन क्या है आचार्य का, उसकी तरफ से सबसे बेस्ट मीडिया है कि बैठे बैठे वो 1-2 घंटे में वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा जरूर। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा उपक्रम है सर, क्योंकि इन फ्लाइट मैगजीन के अलावा उस टाइम में पढ़ने के लिए या कुछ और करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं, रहता नहीं है उसमें। सर पुनीत जैन है सर, मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथ में। वो कह रहे हैं कि पोस्ट कोरोना जो है फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है, तो उसमें भी कुछ प्लान्स हैं? नहीं, क्योंकि वो अलग ही टोटल लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है टोटल, और उससे लाइसेंस लेना भी आजकल बहुत मुश्किल है। उसमें यूएस FDA और ये जो लाइसेंस है वो बहुत टीडियस जॉब है, और वो हमारे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता है कोई भी उसमें से। तो हम हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट करने की अभी हमारा जो प्लान है आगे, जो 5-10 साल रहेंगे आगे के, जो हमारे पास जो फील्ड है उसमें हम वर्टिकल डेवलपमेंट करेंगे, उसमें ही बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ सकता है कि अभी ये 50 सीटर प्लेन है तो उसे 90 सीटर कैसे किया जाए, ये हम जो भी डेवलपमेंट है उसमें ही करेंगे। एजुकेशन में ऑनलाइन का भी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, SG लर्निंग ऐप। मेरे पास में मैसेज आ रहा है सर मांगीलाल जी सेठिया का कि शायद उनका वाला माइक चल गया है। मांगीलाल। हाँ, सुनाई देता है संजय जी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी एक नोटी बॉय की पूरी लाइफ को मैंने सुना, आपके लाइफ वैल्यूज सुने, बिजनेस विजन के बारे में सुना, एजुकेशन में आप कितना काम कर रहे हैं बारे में सुना, और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा प्रश्न ये है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसको रिवाइव होने में इस लॉकडाउन के ओपन के बाद में, तो इकोनॉमी या उस टाइप के प्रोडक्ट्स को रिवाइव होने में कितना टाइम लग सकता है? व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो डिमांड आज भी अच्छी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होगा उसमें, अच्छी डिमांड है।
ये एसेंशियल जो चीजें हैं, जो राइस है, आटा है, दाल है, जो बेसिक चीजें है, वो हमेशा लगने वाली है आदमी को। उसका इनकम कम होने दो, ज्यादा होने दो, कुछ भी होने दो, आदमी 2 रोटी तो खाएगा ही कैसे भी करके। नहीं, नॉट ऑफ दैट, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पूछ रहा था मैं। कौन से कंज्यूमर प्रोडक्ट बोलते हैं? एसेंशियल लाइक समझ लीजिए टोस्टर्स है, आयरन्स है, उस टाइप के आइटम्स जो हों, या टेलीविजन हैं, या इस टाइप के। टाइम लगेगा उसमें, कम से कम 1 साल से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि जब तक ये वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक लोग शॉपिंग में भी, मॉल में भी जाना पसंद नहीं करेंगे। जितना जरूरी है, एसेंशियल जो कमोडिटी है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स है, वही ज्यादा चलेंगे अभी, और फार्मा चलेगा, और दो सेक्टर ज्यादा चलेंगे। रियल एस्टेट भी नहीं चलेगा अभी, ऑटोमोबाइल्स भी नहीं चलेगा, और हॉस्पिटैलिटी भी नहीं चलेगा। थैंक यू। जब तक वैक्सीन नहीं है या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तब तक ये सब चीजें नहीं चलेगी। एसेंशियल जो चीजें हैं, जिसको जो चाहिए वो जरूरी है खाने के लिए, उतना ही लेगा, कपड़े भी नहीं लेगा। टेक्सटाइल का भी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन जो रिपीटेडली आ रहा है, फेसबुक पे भी आ रहा है और हमारे पास जूम में भी मैसेज चैट बॉक्स के थ्रू आ रहा है, छोटे व्यापारी जो हैं सर, छोटे और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपका? छोटे और मध्यम सभी के लिए एक ही मैं कहूंगा कि सेविंग करना चाहिए सबने, ज्यादा से ज्यादा सेविंग कैसे किया जाए। उनको एक अच्छा हो जाएगा कि मॉल या जो डीमार्ट है, बिग बाजार है, उनमें लोग जाना अभी कम पसंद करेंगे। जो छोटे व्यापारी है उनके लिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे गैदरिंग होता है ऐसे लग जगह लोग नहीं जाएंगे, तो इनका सेल बढ़ सकता है छोटे व्यापारियों का। और अच्छी तरह से वो अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस तो काफी सारे आ रहे हैं, बट टाइम की भी सीमा है, तो एक रिक्वेस्ट तो सर ये रहेगी, फेसबुक पे काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर बाई चांस आपके पास में थोड़ा सा समय अवेलेबल हो और अगर आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाए। 10-15 मिनट कर सकते। अच्छा, अभी 10-15 मिनट ले सकते हैं अपने क्वेश्चंस? ठीक है सर, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ सर। सर, टेक्नोलॉजिकली काफी सारे डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए? प्रदीप कोठारी जी पूछ रहे हैं इस बारे में। कौन से फील्ड में? ये मैं डिटेल लेता हूं सर उनसे। प्रदीप जी, रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में प्लीज फील्ड डालें, कौन से फील्ड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास में। आप शायद टेक्सटाइल्स में भी हैं, तो टेक्सटाइल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि टेक्सटाइल्स का मार्केट कैसा रहेगा और पोस्ट कोविड क्या हम उसमें कोई डेवलपमेंट होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, टेक्सटाइल को भी 1 से 1.5 साल लगेगा रिवाइव होने में, क्योंकि जो लोगों के पास कपड़े ऑलरेडी है सबके पास, तो नया लेने का कोई अभी चांस नहीं है। और मॉल जब तक नहीं खुलते हैं तो मॉल में भी नहीं जाएंगे लोग, मॉल में जाना भी पसंद नहीं करते। जनरली कपड़े मॉल में ही ज़्यादा सेल होते हैं, और उसको टाइम लगेगा, क्योंकि अहमदाबाद और बॉम्बे काफ़ी अफेक्टेड है एरिया, दोनों भी जो हब है, टेक्सटाइल के हब है। तो वहाँ जब तक वो पूरा स्ट्रीम लाइन नहीं होता है तब तक टेक्सटाइल रिवाइव नहीं होगा। जी, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ सर, डुबरी असम से सीए अनूप चंद सेठिया जी पूछ रहे हैं कि जीवन विज्ञान का रोल आप क्या देखते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में? कैन जीवन विज्ञान प्ले इंपॉर्टेंट रोल देयर एंड हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट जीवन विज्ञान? जीवन विज्ञान के लिए भी हम अभी विमल और हम मिलके स्कूल में सुबह इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जब पोस्ट कोविड अभी जब शुरू होगा सेशन, तो उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे उससे काफी अच्छा हमें अच्छा उसका परिणाम मिलेगा। थैंक यू सर। और अगले और कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास में, जो पूछ रहे हैं सर कि तेरापंथी जैन धर्म संघ के बच्चों के लिए इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ अ बेनिफिट दैट द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स? हाँ, स्कॉलरशिप उनको अलग दे सकते हैं हम। तो जिनका अर्निंग्स कम है या फाइनेंशियली थोड़े वीक है, उनके लिए हम स्कॉलरशिप देंगे तेरापंथी जैन समाज के लिए। जी, अगला क्वेश्चन सर मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन सर बहुत ही बढ़िया है, राजकुमार कर्नावट जी ने पूछा सर
कि आइडिया शेयरिंग की बात करी आपने कि लोगों से आइडिया अपने शेयर करो। हाँ। तो उसमें सर एक फियर है कई लोगों के मन में कि अगर मैं आइडिया शेयर करूंगा तो वो आइडिया चोरी हो जाएगा हमारा। हाँ। उस फियर से कैसे बाहर आया जाए सर? उससे ओपन फील्ड है, अभी कोई भी इसमें कुछ छुपा नहीं है, तो आइडिया तो शेयर करना ही चाहिए। आइडिया अगर शेयर नहीं करेंगे हम तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सचेंज ऑफ आइडिया जरूरी है। कोई भी एग्जीबिशन में हम जाते हैं इधर भी, तो वहाँ पे क्या रहता है, आप किसी फील्ड अभी बचा नहीं है कोई कि इसमें बहुत सीक्रेट है या ऐसा कुछ है, तो आइडिया हमेशा एक्सचेंज करना चाहिए। जर्मनी में आप जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ तो एग्जीबिशन रहेगा ही, तो उसके लिए ही है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए, कि आपको एक्सपोजर मिले, आपका विजन अच्छा हो, आपको लॉन्ग टर्म विजन मिले, और उसके बाद आपकी एक्शन शुरू होती है। इसलिए आइडिया हमेशा एक्सचेंज करना ही चाहिए। सर अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं मुदित कुमार जैन जी का। बीच में रिक्वेस्ट करूंगा, सुशील जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। सर तैयार रहें, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं मुदित जी का, उसके बाद में फिर आपको अनम्यूट करता हूं। मुदित जी पूछ रहे हैं सर, व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स यू विश्ड यू कुड हैव अवॉइडेड? हाँ, मैंने कहा कि एक 2-3 इंडस्ट्री में हमें फेल्यूर मिला, तो वो अगर हम न डाल के एजुकेशन में पहले आते तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि इंडस्ट्री सिर्फ हम इंडस्ट्री के बारे में ही सोचते गए और एजुकेशन के बारे में पहले सोचा नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मुझे लगा कि हमारे बच्चे भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने को, तो क्यों जा रहे हैं, तो हमने स्टडी किया कि यहाँ पे एजुकेशन अच्छा होना जरूरी है, तो इसलिए हमने वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कैंपस बनाने की जो सोची उस टाइम, उसके बाद ये शुरू हुआ। और आज कैंपस जो बना 160 एकड़ में, वो वर्ल्ड एट पार है। बोल तो कोई भी यूनिवर्सिटी आप लेंगे, लंदन की ले या कोई न्यूयॉर्क की ले लो, तो उसके एट पार है। तो इंडिया में ऐसी इंडस्ट्री बनी है और अपने तेरापन समाज में ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है, उसका मुझे फक्र है। थैंक यू सर। ये इसका फर्क तो सर हम सबको है, मतलब ये पूरा समाज आपके साथ में खड़ा हुआ है इसके लिए। तो हाँ, सुशील जैन जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। सुशील जी। हाँ, जय जिनेंद्र संजय जी। जय जिनेंद्र। 29 फरवरी को भाई तुलसी जी दुग्गड़ के साथ मैं आया था, आपका आतिथ्य स्वीकार किया था और बहुत अच्छा लगा। आपकी यूनिवर्सिटी भी देखी, उसपे भी आप हर छोटे से लेकर के इवन घुड़सवारी का भी प्रशिक्षण देते हैं। आपके अस्तबल को भी देखा था यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छा लगा। और आपके व्यवहार को देख करके भी ऐसा लगा कि आप मूल्यों को, वैल्यूज को अपने जीवन में जी रहे हैं। एक बात आपने कही कि इसको कोविड को किसी ने फोरसाइट नहीं किया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 27 साल पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक प्रवचन दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ऐसा वायरस, अगला जो युद्ध होगा वो वायरस का युद्ध होगा। और उन्होंने उस प्रवचन को सुनिएगा, मैं भेजूंगा क्लिप आपको। तो हमारे गुरुदेव इतने दूरदर्शी हैं कि वो इनको फोरसाइट कर लेते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपको सपोज समाज की लीडरशिप दी जाए, तो आप व्हाट चेंजेस यू वुड लाइक टू ब्रिंग इन आवर समाज? जैसे मैंने कहा कि गुरुदेव का अलग है। गुरुदेव ने कभी ये सुपरस्टिशन के में विश्वास रखो ऐसे नहीं कहा था कभी भी। जैसे हमें ये कहते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये करो, वो पूजा करो, वो पूजा करो तो आपका अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे कभी गुरुदेव ने हमें कभी नहीं सिखाया है आज तक। जो भी सिखाया है वो अच्छे विजन से सिखाया हुआ है कि आगे जो होगा वो वायरस से होगा, जो युद्ध होगा वो हमेशा वायरस से होगा। तो उनका वो फोरसाइट है उनकी, और उनका विजन था उस टाइम। लेकिन कभी भी ऐसे गलत आडंबर वगैरह हमें नहीं सिखाया है कभी भी। जैन धर्म ने या किसी हमारे कोई भी आचार्य ने कभी नहीं सिखाया हमें। तो इसलिए वो कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर, किसी एस्ट्रोलॉजी पे या किसी पे आडंबर पे या कोई भी सुपरस्टिशन पे। तो एक बात ये हो गई है। दूसरी बात और एक आपने पूछी थी, मैंने कहा if you are asked to lead the समाज, what changes you would like to bring to our समाज? मैंने भी कहा कि समाज में हमारे जो अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है तेरापन समाज में, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे अगर आती है और तो ताकत भी बढ़ जाएगी हमारी, अलग अलग डोनेशंस भी नहीं जाएंगे और उसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा हमें। जैसे मैंने कहा था कि 10 गड्ढे खोदने से अच्छा है कि
एक गड्ढा 100 फीट का खोदेंगे तो पानी लगने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए और संवत्सरी भी सब समाज की एक हो, ये मैं चाहूंगा। तो ये जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा आएगा और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और हमारे तेरापन समाज का नाम भी सब जगह अच्छा होगा कि पहल हमने की और हमने इनिशिएटिव लेके ये जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा, जैन समाज के लिए काफी अच्छा है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सुनील जी, प्लीज टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे साथ में दिल्ली से संजय पटेल भी जुड़े हुए हैं, उनको अनम्यूट किया मैंने। संजय जी। हाँ, जय जीवन संजय जी। जय जिनेंद्र। आज से 10 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा जब आपको युवा गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया था, उस समय मिले थे और आज पर्सनालिटी आपने सेम मेंटेन कर रखी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आपके सफलता की कहानी हमने सुनी, काफी इंस्पायरिंग है। और जब जयसिंहपुर गए थे तो भाई बिमल जी के सहयोग से आपके फार्म हाउस विजिट करने का भी अवसर मिला था। वहाँ हमने आपके कार्स और मोटरसाइकिल्स का जो कलेक्शन देखा, वाकई बहुत खूब है। और आपकी इस हॉबी के विषय में हमें उस समय जानने को मिला। इस कार्स एंड मोटरसाइकिल की हॉबी के अलावा और क्या हॉबी है जिसका आप शौक सकते हैं? इसके अलावा जो ग्रीनरी की काफी मुझे ग्रीनरी और क्लीनलीनेस की बहुत हॉबी है कि कोई भी अगर हमारा कैंपस रहेगा तो वहाँ पे ग्रीनरी पहले रहेगी। करीब करीब हमने कोल्हापुर से लेके सांगली तक 2 लाख पेड़ लगाए हुए हैं और उसके लिए मुझे वनश्री अवार्ड भी मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो ग्रीनरी है, आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ते जा रहा है। आज कोरोना से जो ट्रैफिक बंद है उससे हमारा काफी लेवल सुधर गया है पोल्यूशन का और उसमें काफी गिरावट आई है पोल्यूशन में। तो ये सब इसकी वजह से अगर हम पेड़ लगाते जाएंगे तो ही हम बच सकेंगे आगे, नहीं तो ऐसे और बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं आगे भी, जो आज उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे लोग कि ग्रीनरी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। सबको पेड़ के नीचे खड़ा रहना अच्छा लगता है लेकिन पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता है। तो इसलिए आज से अगर हम सब सोचेंगे अच्छी तरह से कि ग्रीनरी कैसे की जाए और क्लीनलीनेस जो मैंने कहा कि वो तो हमारे ब्लड में है सबके कि क्लीन चाहिए सब। कोई भी अपना कैंपस हो, अपना कोई भी, हमारे यहाँ फैन भी रहता है तो ऊपर से हम चेक करते हैं, नीचे से कोई भी चेक करता है, लेकिन एक्चुअली फैन गंदा रहता है वो ऊपर से रहता है। तो इसलिए जो हमें माता जी ने हमारे सिखाया कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये जो आप अगर आपका कैंपस क्लीन है, आपका घर क्लीन है, तो ही आपके पास लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी वहीं पे रुकती है जहाँ पे क्लीनलीनेस है। तो क्लीनलीनेस और ये ग्रीनरी, ये जो 2 हॉबियां है और उसमें ही आगे रहेगा। और कार का कलेक्शन जो है वो आगे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा क्योंकि खर्चे कम करने हैं तो सबको ही कम करना पड़ेगा और सबने खर्चों पे कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। सलील जी लोडा कुछ कहना चाह रहे हैं। सलील जी। भाई साहब पुनः जय जिनेंद्र। आपको पता है कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम एक सिलीगुड़ी में एक MBA कॉलेज वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ बी स्कूल है वो लेके आ रही है। तो संजय घोड़ावत इंस्टीट्यूट अगर इसमें टेक्निकल सपोर्ट करे या आप ये माने कि ये इंस्टीट्यूट संजय घोड़ावत के साथ बने तो आपकी क्या राय है? दोनों चीजें, टेक्निकल सपोर्ट और अगर ये हो तो। हाँ, मैंने आपको, आप जब पधारे थे यहाँ पे तभी भी मैंने कहा था कि जो भी टाइप रहेगा हम करने के लिए हमेशा तत्पर है और उसमें जो भी सहयोग रहेगा वो हम करेंगे और उसमें ज्वाइंट अगर नाम भी कर सकते हैं तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप कोल्हापुर आएंगे तो हमारी जो ट्रस्टी है उनसे अपना मीटिंग हो जाए। सलील भैया। हेलो, हो गया पूरा हो गया। हाँ, तो कोल्हापुर आएंगे तो अपना मीटिंग करेंगे। जरूर जरूर जरूर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। सर टाइम का पता ही नहीं चल रहा, आपके साथ में इतने बढ़िया आंसर्स आप दे रहे हैं और इतना इंस्पायर कर रहे हैं आप सारे यंगस्टर्स को जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनके। लेकिन टाइम की सीमा तो है ही, टाइम तो बीतेगा ही। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्री संपतमल जी नाहटा जो हमारे TPF के ट्रस्टी भी हैं और साथ में अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं, कि वो हमें वो धन्यवाद ज्ञापन करें।
संपत अंकल। नमस्ते संजय जी। नमस्ते, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। पहले बहुत आराध्य के शिष्यों में वंदन। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं पहले बहुत तो टीपीएफ के प्रेसिडेंट श्री निर्मल जी कोटेश्वर जी का और पूरी टीपीएफ की टीम का कि वो हमारे को देश के विख्यात हमारे तेरापंथ परिवार के व्यक्तियों का रूबरू होने का मौका देते हैं। ये शिखर सवर हमारे जिंदगी में कुछ सीखने का एक अच्छा रास्ता बना है। उनके धन्यवाद के बाद, आपके धन्यवाद के बिना ये आज का कार्यक्रम नहीं बैठता। आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने परिवार के साथ ही वही प्यार रखा, अपनी जन्मभूमि के साथ भी वही प्यार रखा। आपने के पिताजी, दादाजी और 4 भाइयों के परिवार में जो आपने संगठन देखा वो बड़ा बहुत विचित्र था, बहुत अच्छा मेंटेन था। 20 साल पहले एक मैं बारात में आया था, आप वहाँ ऐसे खड़े थे जैसे एक साधारण परिवार के सदस्य की तरह। और आज भी कोई व्यापार करते हैं। मैं जब अभी कोल्हापुर आपके 55वें जन्मदिन पर आया था, जब आपका कॉलेज का 10 साल पूरे हुए थे, तो एयरपोर्ट से लेके जब तक आचार्यपुर उसके प्रवास स्थल तक गया तो रोड के दोनों तरफ में घोड़ावत के बोर्ड लगे हुए थे अलग अलग आइटम के। मैंने सोचा ये का तो टाटा का देखा था, का 70-72 में मोदी नगर के अंदर से निकलते थे, तो मोदी जी का, गुजरमल मोदी का भी यही था कि दोनों साइड में खूब प्लांट थे। और आज मैं इस जमाने में केवल संजय घोड़ावत ग्रुप का ये देखा कि इतने डाइवर्सिफाई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। धन्यवाद क्या कहूँ, आपने अपनी जिंदगी से हमारे को बहुत कुछ लाभान्वित किया। लेकिन एक बात मेरे को अभी भी बात सही समझ में, क्वेश्चन नहीं पूछा कि गाड़ी में ब्रेक का काम होता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर में जहाँ गलतियां होती हैं वहाँ ब्रेक कैसे लगाते हैं, ये रहस्य आपने हमारे को नहीं बताया। बाकी सबके गार्ड आपने बता दिए और कैसे कैसे करना चाहिए ये भी बता दिया, टीम वर्क का भी बता दिया आपने। उसको सिद्धांतों के अंदर मैं कहो कि हमारे को कैसे इसका करना चाहिए, प्रयोग कैसा करना चाहिए, दिल खोल के देना चाहिए, दान देना चाहिए, औजार हमेशा साथ रखने चाहिए, सारी चीजें बताई। और गाड़ी के लोगों से लेके गाड़ी के इंजन के सब पार्ट का बताया। लेकिन एक चीज आपने हमसे छिपा के रख ली, वो है ब्रेक। आपका जो ब्रेक है मन पर, वो ब्रेक कैसे पैदा करें, ये बात कभी आप और बताएं तो ज्यादा चलेगा। मैं पूरे टीपीए परिवार की तरफ से, पूरे तेरापंथ धर्म संघ की तरफ से, मैं उस समय भी आपके पास आया था, कल्याण परिषद की मीटिंग थी। आपने जन्मदिन को जितना व्यवस्थित मनाया और कॉलेज के कैंपस को देख के बहुत मजा आया। गाड़ियों का कलेक्शन देख के, घुड़सवारों अस्तबल का कलेक्शन देख के बहुत अच्छा लगा। इतनी मेंटेन यूजुअल आपने अपनी लाइफ को मेंटेन किया है। मैं किस शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। और अपनी इतनी अति व्यस्त समय में, अति व्यस्त तो नहीं होगा, इतने टाइम मैनेजमेंट में इतना 2 घंटा समय हमारे को दिया, मैं पूरे टीपीए परिवार की तरफ से, पूरे तेरापंथ परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। और ये आशा करता हूं कि ये जो ब्रेक आपने रख रखा है बीच में जिनको नहीं बताया, वो ब्रेक भी आप हमको बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके परिवार के प्रति मैं मतलब पिछले 20 साल में देखा, 20 साल में आपका कोई चेंज नहीं हुआ। मैं 2 बार शादियों में भी आपके यहाँ आया था, लेकिन सबसे ज्यादा यही हुआ था कि आज आप अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ रख रखे हैं। कहीं घमंड नहीं आया, कहीं भी क्या चीज नहीं करना, क्या करना, इसका डिफरेंस आप कैसे करते हैं, ये बात और बताते तो हमें अच्छा लगता। इसी बातों के साथ भाई श्रील को धन्यवाद, जिसने इतना अच्छा, इस टीम को धन्यवाद जिसने इतना बढ़िया सीकर कार्यक्रम को चला रखा है। रोजाना हमको अच्छे से अच्छा ज्ञान मिलते हैं। और हमारा मैं बताना चाहता। हेलो, हाँ संजय जी बताइए। हाँ, सेल्फ कंट्रोल के बारे में मैंने कहा था कि ब्रेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल मैंने कहा था गाड़ी में, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देना भूल गया था मैं। तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हम अगर अपने मन पे कंट्रोल रखते हैं तो उसके लिए फिर वापस वही पे आती है गाड़ी कि फिट रहना चाहिए और जो है उस पर सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कभी भी आपका विजन कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर जो चीज़ नहीं मिली है तो उसके लिए कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए और कभी उसके लिए कभी मन में अशांतता नहीं होनी चाहिए कि हमेशा मैं कैसे शांत रहूं, मेरा इनर पीस कैसा रहे, मेंटेन रहे। इसके बारे में अगर हम सोचते हैं और कोई भी बिजनेस करते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके करना चाहिए। अगर उसके लिए हमारे पास 2 साल है या 3 साल है, उसके लिए 3 साल दिया है तो 3 साल में अगर उसमें रिजल्ट अच्छा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो बंद करने की भी तैयारी होनी चाहिए।
तभी अपने को सेल्फ कंट्रोल आएगा। कि अगर हम लॉस करते गए तो फिर हम कभी भी कंट्रोल में नहीं आएंगे कोई भी चीज। तो इसके लिए कोई भी उससे प्यार नहीं होना चाहिए कोई भी बिजनेस से, कि जैसे मेरी ये फैक्ट्री मेरी लक्ष्मी है, ये ऐसे कभी नहीं चलना चाहिए, प्रोफेशनली चलना चाहिए। और जब तक प्रॉफिट दे रही है वो ठीक है, अगर लॉस में जा रही है तो उसे आप टाइम दीजिए कि ये टाइम में मैनेजमेंट को भी दीजिए कि इतने टाइम में अगर चेंज हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम बंद करेंगे। तो इस तरह से अगर आप कंट्रोल रखेंगे कोई भी चीज पे, कोई भी चीज अगर सीमा में रहती है तो अच्छी है, सीमा अगर तोड़ती है कोई भी रहने दो, कोरोना रहने दो, नहीं तो कोई स्टॉर्म रहने दो, नहीं तो सुनामी रहने दो, कोई भी चीज सीमा के बाहर जब जाती है तभी प्रलय होता है। इसके लिए पहले ही कंट्रोल में अगर रहेंगे हम तो कभी कुछ दिक्कत नहीं आएगी और वो ब्रेक हमेशा लगा रहेगा। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस में। अगर हमारा कैपिटल ही पूरा खत्म हो रहा है किसी इंडस्ट्री में तो उसमें जाना नहीं चाहिए हमें। धन्यवाद संजय जी। आपने बताया कि 15,000 बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ते हैं, 10,000 स्टाफ है। आपने गोल बहुत बड़े रखने का कहा, लेकिन आपने अभी कहा कि मेरी वर्तमान पोजीशन में हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो डिसीजन है आपने अपना रतन टाटा को, धीरूभाई अंबानी को अपना माना कि वो हमारे अच्छे मार्गदर्शक हैं, जो चीज को हम आइडॉन कौन है अमिताभ बच्चन, और उसके बाद भी आप अपनी लिमिट में रहते हैं, शाम को अपनी जगह के ऊपर वहीं रहते हैं। ये जो चीज का मेंटल कंट्रोल है ये बहुत निश्चित अच्छा है और ये सीखने लायक चीज है। आप हमारे कोई ट्रेनिंग दें, एक 2 दिन का 3 दिन का वर्कशॉप रखें तो हम लोग भी उस चीज को सीख सकें। इसी बात के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। निर्मल कोटेचा जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। निर्मल जी। जी बहुत ही अच्छा लगा आपका ये वक्तव्य आज का सुनकर, सबको बहुत प्रेरणा मिली है। और जब पिछली बार हम आपके ऑफिस में मिले थे तो सिलीगुड़ी के हमारे जो कॉलेज प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट कॉलेज प्रोजेक्ट, उसके बारे में आपसे चर्चा की थी और आपने हमें हर तरह के सहयोग देने का आश्वासन दिया था। वही सहयोग हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपकी एजुकेशन एक्सपर्टीज का हमको पूरा सहयोग मिले। हम आपके पास बैठेंगे, हमारी कॉलेज को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं और इसमें कैसे और अच्छा करें, इस बारे में भी आपकी एक्सपर्टीज जो है एजुकेशन फील्ड की वो हमें जरूरत होगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। उन्हीं आशाओं के साथ, और आपने जो कहा हमारी एक शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी शिक्षा सहयोग योजना चलती है और उस स्कॉलरशिप के जरिए हम समाज को शिक्षा सहयोग तेरापन प्रोफेशनल फोरम देती है। तो इसमें भी हम संजय घोड़ावत जो एजुकेशन ग्रुप है उसका सहयोग लेना चाहेंगे। आपसे विस्तार से पूरी बात करेंगे कि समाज को, जो समाज के हमारे कुछ परिवार हैं जो आगे नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, उनको कैसे इस आपके ग्रुप से कैसे सहयोग मिल सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपसे विश्वास है पूरा सहयोग मिलेगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर। बताना चाहूंगा फेसबुक पे आज हमारा जो पोस्ट है, जो अपना ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था वो अप्रोक्सीमेटली 16,000 लोगों तक पहुंचा, जिसमें 2,000 से ज्यादा एंगेजमेंट्स हुई है और व्यूअरशिप भी बहुत बढ़िया रही है। बहुत सारे उसमें कमेंट्स, बहुत सारे सजेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर आए हैं हमारे पास में। इसके अलावा सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि संजय घोड़ावत जी जैसे, और संजय घोड़ावत जी का जो वीडियो है आज, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो वहां पर मिलेगा उनको सुनने का मौका, जिन लोगों ने मिस आउट किया है उनको सुनने का मौका पूरी तरह से, और बार बार रिवाइंड करके सुनने का मौका, क्योंकि कई बातें होती है जो बार बार याद दिलानी पड़ती है अपने आप को, वो रिवाइंड कर करके सुनने का मौका भी मिलेगा आपको। यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा संजय भाई साहब ने कहा था कि तेरापंथ धर्म संघ के साथ में अगर प्रोफेशनल्स जुड़े टीपीएफ के माध्यम से तो उसके लिए जरूर आपकी आज की हमारी जो डिलिब्रेशन रही है, जो डिस्कशंस रहे हैं, वो जरूर से मोटिवेट करेंगे हमारे प्रोफेशनल्स को। इन्हीं सब बातों के साथ में ओम हरम 3:15 बजे हम फिर मिल रहे हैं टीपीएफ स्पंदन प्रोग्राम में, जिसमें हम पुष्प जैन पटावरी जी को सुनेंगे केएलजे ग्रुप से, और उसके अलावा शाम को 7 बजे मिलेंगे जब हम डिलिब्रेशन करेंगे ई वे बिल पर और जीएसटी के बाकी आयामों पर। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड टीपीएफ स्पंदन के साथ में 3:15 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम हरम। ओम हरम सर।